everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12th humanities students and मेरे political science वाले प्यारे प्यारे भाई बहनों, आज शुरू कर रहे हैं हम हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। स्टार्ट करें पहली बुक के पहले चैप्टर से, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो पॉलिटिकल की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ईच एंड एवरी चैप्टर आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, बिल्कुल बोर नहीं होगे आप, और मुश्किल तो 1% भी नहीं लगने वाला है। तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो और अपना नाम बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर, जिससे मुझे पता चले वो मेरे कौन से भाई बहन हैं जो इस साल इंडिया के टॉपर बनने वाले हैं, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के टॉपर बनने वाले हैं और पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी सब में फुल मार्क्स लाने वाले हैं एंड सीयूईटी में सबसे बेहतरीन कॉलेजेस क्रैक करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग आज से ही हो गए ये बाइपोलैरिटी एंड ये पूरा का पूरा हमारा जितना सिलेबस रहने वाला है ये मैं आपकी टिप्स पे करा दूंगी। बोर्ड एग्जाम के 99% और सीयूईटी की फुल परसेंटाइल सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमने, जस्ट यू हैव टू भरोसा करना पड़ेगा अपनी दीदी के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा भरोसा करो, जब जो वीडियो आएगी उसे ध्यान से अटेंड करो। नोट्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ, कोई पैसा चार्ज नहीं कर रही हूँ। गाइड जो है उन्हें साइड में रख दो, मेरी गाइड आपको मिल जाएगी, वो भी फ्री में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। बस आपको वीडियो देखनी है तो उसे लाइक कर देना है और वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना है। ठीक है जी, तो आज पढ़ना है हमें चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जो हमारी पहली बुक का है, जिसका नाम है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यानी कि इस बुक के अंदर हम पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जो दूसरी बुक है उसका नाम है इंडियन पॉलिटिक्स, वहां इंडिया की सारी बातचीत होगी, यहां पूरी दुनिया की बातचीत होगी। तो अब इस चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड मतलब होता है खत्म होना, बाइपोलैरिटी मतलब होता है, क्या होता है पता है तुम्हें? नहीं पता ना, तो पहले मैं आपको समझाऊंगी बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है। बाई मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, समथिंग रिलेटेड टू टू, दो चीजों से रिलेटेड है। और पोल क्या होते हैं, अगर आप बोलो तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, इतना तो आपको पता है ना। तो इसी चीज से मैं आपको ये सिंपल सी चीज समझा देती हूँ। तो बाइपोलैरिटी क्या है ये देखो, इस फोटो से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे अर्थ के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वैसे ही जो है बाइपोलैरिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जब पूरे वर्ल्ड के अंदर दो सुपर पावर्स हो, यानी कि दो ऐसी कंट्री हो जिनके टक्कर का कोई ना हो, जो बॉस हो, जो डॉन हो। आज के समय पे अगर मैं तुम्हें कहूं तो एक कंट्री का नाम बता दो जिसको तुम कहोगे कि भैया इससे पंगा कोई नहीं ले सकता, ये डॉन है, ये अल्टीमेट है। कौन सी है वो कंट्री? ऑब्वियसली तुम कहोगे दीदी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए से पंगा लेने की कोई नहीं सोचा है, कोई देश कितना ही अमीर हो, कितना ही ताकतवर हो, बट वो यूएसए पे हमला करने पे सोचेगा नहीं, करेगा उसके ऊपर हमला। यस, तो आज के समय पे एक बहुत बड़ी कंट्री हमारे पास है। बट डू यू नो, एक समय ऐसा था हमारे वर्ल्ड के अंदर जब एक नहीं दो ऐसी कंट्री थी जिससे पंगा लेने की कोई सोच भी नहीं सकता था। वो दूसरी कंट्री कौन सी थी? उस दूसरी कंट्री का नाम है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक। ये था हमारा दूसरा कंट्री, इसको सोवियत यूनियन भी कहते हैं। इसी कंट्री के बारे में आज आप पढ़ने वाले हो कि ये कौन सी कंट्री थी, ये कैसी कंट्री थी, और आज के समय पे वर्ल्ड मैप पे आपको ये कंट्री क्यों नहीं दिखती है। क्या किसी को पता था आज से पहले यूएसएसआर नाम की कंट्री है? जिसे पता तो बहुत अच्छी बात है, वरना आज मैं आपको बताऊंगी। तो बाइपोलैरिटी क्या है? बाइपोलैरिटी मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ पे दो बॉस कंट्रीज होती है, एक यूएसए थी और दूसरी ये यूएसएसआर थी। अब जो है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मतलब क्या हुआ, जब दोनों में से एक कंट्री गायब हो जाए। तो कौन सी कंट्री गायब हुई थी? ये यूएसएसआर। आज क्यों नहीं दिखती मैप पे आपको? क्योंकि ये टूट गई थी, ये ब्रेक हो गई थी, ये खराब हो गई थी। तो यही आज हम जानेंगे कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर में कि ऐसा क्या हुआ कि ये कंट्री जो थी ये खराब क्यों हुई, ये टूटी क्यों, और ये कौन सी कंट्री थी। तो एक बार जरा तुम्हें दिखा देती हूँ यूएसएसआर कौन सी कंट्री थी। तो आपको रशिया पता है, ठीक है, रशिया सबको पता है ना, यूक्रेन भी पता, आजकल तो इतने समय इनका वॉर चल रहा था। तो हाँ, यही सबको मिलाकर बनता था हमारा सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर। तो ये जो यूएसएसआर था इसका नाम में क्या आता है? यूनियन। यूनियन मतलब होता है यूनियन, जैसे फैमिली यूनियन होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो एग्जैक्टली इस कंट्री का सीन था। यहाँ पे एक कंट्री नहीं थी, यहाँ 15 कंट्रियों का मिक्सचर था। ये पढ़ो यहाँ पे, रशिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। आज के समय पे वर्ल्ड मैप पे अगर आप देखोगे तो ये 15 अलग अलग कंट्रीज हैं। बट 1991 से पहले, बहुत पुराने समय की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गाइस 1991 से पहले ये सभी कंट्रीज इकट्ठी होती थी। वर्ल्ड मैप पे इनका एक ही नाम था यूएसएसआर। अलग अलग नाम नहीं होते थे कि ये रशिया, ये लिथुआनिया, ये यूक्रेन है, नहीं।
सब इकट्ठे होते थे यूएसएसआर, इनकी एक ही गवर्नमेंट होती थी, एक ही टाइप का सिस्टम इनके यहाँ चलता था और ये तगड़ी टक्कर देते थे अमेरिका को, जिसको हम कहते हैं यूएसए। इनके बीच में कोल्ड वॉर चलता था, बहुत तगड़ा वाला वॉर चला इनके बीच में, कोल्ड वॉर, जो चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है, पर थोड़ी बहुत बातें आपको मैं उसके बारे में भी बता देती हूँ। ये ऐसा हो चुका था हमारा वर्ल्ड कि एक तरफ पे यूएसए होता था यानी कि अमेरिका, वो अपने आप को बहुत दिखाता था भाई मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, और एक तरफ पे होता था ये हमारा सोवियत यूनियन, ये कहता था अरे तू क्या चीज़ है, मैं बहुत बड़ा हूँ। ये चलता था हमारे कोल्ड वॉर के अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख लो यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस सोवियत यूनियन, ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स का मैप, ये रहा सोवियत यूनियन का मैप। इसी सिचुएशन को हम बाइपोलैरिटी कहते हैं। आज आप इस चैप्टर में जानोगे कि ये सिचुएशन कैसे खत्म हुई। वो कब हुई? जब ये वाली जो कंट्री थी ये खराब हो गई, ये डिसइंटीग्रेट हो गई, ये नष्ट हो गई। ये जो 15 भाई इकट्ठे रहते थे, ये जो 15 कंट्रीज इकट्ठी रहती थी, ये सब अलग हो गई थी। रशिया ने कहा मुझे नहीं रहना इकट्ठे, मैं अलग देश बना रहा हूँ। यूक्रेन ने कहा मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं अलग देश बना रहा हूँ। टूटते गई ये, और ये कंट्री फॉल हो गई और दूसरी सुपर पावर या बाइपोलैरिटी आपको वो खत्म हो गई। तो आज यही पढ़ना है कि बाइपोलैरिटी खत्म क्यों हुई थी। अब थोड़ा सा कोल्ड वॉर के बारे में बता दूं तो कोल्ड वॉर गाइस हमारी कंट्री में, कंट्री हमारी थोड़ी यार, पूरे वर्ल्ड में कोल्ड वॉर शुरू हुआ था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 याद है ना कैसे खत्म हुआ था? वो जापान के ऊपर उसने बम फेंक दिया था अमेरिका ने, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 तो हमारा खत्म हो गया था। बट वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद में पूरे वर्ल्ड में 2 ही ऐसी कंट्रीज थी जो अब बहुत ताकतवर बची थी, बाकी तो सबका नुकसान हो गया था। सब बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके थे, नष्ट हो चुके थे, वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत नुकसान हुआ था। बस 2 कंट्रीज बची थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। और तब इन दोनों ने आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ या मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। अब इस लड़ाई में ये एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब नहीं फेंकते थे क्योंकि दोनों के पास ही बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे। अब वो यूज़ नहीं कर सकते थे जापान का हाल देख के न्यूक्लियर वेपन से। तो इसलिए अब इन लोगों ने क्या करा, अपने अपने ना चेले बनाने शुरू कर दिए थे पूरे वर्ल्ड के अंदर। कोई कहता था मेरे पास साथ चलो, यूएसए बहुत सारी कंट्रीज़ को कहता था मेरे साथ चलो, और ये यूएसएसआर वाले बहुत सारी कंट्रीज़ को कहते थे मेरे साथ चलो। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया था अपने चेलों के अंदर। जो यूएसए के चेले होते थे उनको हम कहते थे नेटो, जो आज तक एग्जिस्ट करता है। यूक्रेन अब भी नेटो का मेंबर बनना चाहता है और रशिया इसीलिए उससे लड़ रहा है, ये आपको पता ही है, ठीक है जी। और जो यूएसएसआर था इसके साइड पे जितने लोग जाते थे उनको हम कहते थे वॉर्सो पैक्ट वाले। ये अभी वॉर्सो पैक्ट आगे पढ़ेंगे इसलिए बता रही हूँ। जो भी नेटो के साइड जाता था वो अपनी कंट्री में चलाता था कैपिटलिज्म नाम की आइडियोलॉजी। कैपिटलिज्म क्या होता है? जहाँ पे सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। और जो भी यूएसएसआर के साथ रहते थे वो अपनी कंट्री में चलाते थे सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता दूंगी, जहां पे ना गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होता है। इसे रीड कर लेना। कैपिटलिज्म क्या होता है? जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। सोशलिज्म क्या होता है? जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो ये यूएसएसआर और यूएसए आपस में लड़ते रहते थे बहुत समय तक, कोल्ड वॉर चलता रहा। बट एक दिन ऐसा हुआ 1991 में कि ये यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। अब ये खुद ही डिसइंटीग्रेट हो गया तो अमेरिका जीत गया और अमेरिका की दादागिरी आज तक चल रही है। अब शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर के मेन पॉइंट को। अब तुम भूल जाओ कि ये डिसइंटीग्रेट हो गए या ये आज के समय पे बचे नहीं है। अब हम फ्रॉम द टॉप पढ़ेंगे स्टार्टिंग से कि ये कंट्री क्या थी और कैसे ये नष्ट हुई है, ठीक है जी। अब जैसे ही चैप्टर शुरू होता आपकी बुक के अंदर सबसे पहले आपको बर्लिन वॉल की फोटो दे रखी है। अब ये बर्लिन वॉल क्या है? जैसे मैंने आपको कहा है कि इन्होंने पूरी दुनिया को अपना चेला बना रखा था, आधे एक साइड, आधे इस साइड, आधे इस साइड, आधे इस साइड। तो वैसा ही बर्लिन का केस था। बर्लिन जर्मनी के अंदर की एक शहर है। तो यहाँ पे इस शहर में क्या हुआ, इन्होंने इसको केक की तरह बीच में से काट दिया। आधा बर्लिन जो था वो कहता था मैं यूएसएसआर का चमचा हूँ और आधा बर्लिन कहता था मैं यूएसए का चमचा हूँ। तो इन्होंने अपनी बर्लिन के बीच में से एक दीवार खड़ी कर दी थी जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये दीवार इन्होंने खड़ी कर रखी थी। अब ये दीवार कौन से साल में बनी थी ये आप याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में पूरा नोट लिखने को। तो ये बर्लिन वॉल बनी थी 1961 के अंदर, जो ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से सेपरेट करती थी। ये वेस्ट वाले चेले थे यूएसए के और ये ईस्ट वाले चेले थे इसके यूएसएसआर के, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने ये दीवार खड़ी कर दी। 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी। जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर। 28 साल तक ये खड़ी रहती है दीवार। बट 9 नवंबर 1989 को, ये डेट लर्न करो, लिखते रहो, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। ये जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है ना, इसमें इतने सारे 1 मार्कर्स ऐसे लिख देना सारे। जो बात मैं आपको कहूँगी यू हैव टू कमेंट करना, क्योंकि इससे सीयूईटी तक की तैयारी हो रही है। एमसीक्यू अलग से पढ़ने नहीं पड़ेंगे, कोई बुक नहीं खरीदनी हुई एमसीक्यू की, कुछ भी नहीं, यही सारे एमसीक्यू करा दूंगी, यही चीज़ें एमसीक्यू में आएंगी। सीयूईटी तक की तैयारी आपकी इसी वीडियो से हो रही है, ठीक है।
तो लिखो कितने किलोमीटर लंबी थी, 150 किलोमीटर। 28 सालों तक ये रही, और जो है तोड़ी कब गई, 9 नवंबर 1989 को ये तोड़ दी गई। अब क्यों तोड़ी थी, क्योंकि ये थे ना यूएसएसआर के चमचे, अब इनका यूएसएसआर के ऊपर से भरोसा उठ चुका था। इन्होंने कहा हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ में, हम तो अमेरिका की साइड ही जाएंगे, तुम बेकार लोग हो। तो इन्होंने इस दीवार को तोड़ दिया, और उस दिन से ही इनके बुरे दिन शुरू हो चुके थे यूएसएसआर वालों के। मतलब अब तो यूएसएसआर खत्म होना ही था, लोगों का भरोसा उठ चुका था इनके ऊपर से। तो जो भी आज तक वार्सो पैक्ट के थ्रू यूएसएसआर का चमचा था, अब यूएसएसआर के चमचे उसको छोड़ रहे थे, और आपस में भी इनकी लड़ाइयाँ होती हैं, एंड ये आपस में भी अपनी कंट्री को, जो इतना बड़ा यूनियन था, उसे एंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बर्लिन वॉल का केस। तो 1989 में हुआ ना, देखो ये दीवार टूटी, और 1991 तक तो ये सारे खुद ही आपस में अलग हो गए। ये देखो, ये फोटो है यहाँ पे ना, ये देखो लोगों ने गए और दीवार को तोड़ दिया। आज भी इस दीवार के टुकड़े जो हैं इनके म्यूजियम के अंदर रखे हुए हैं बर्लिन में। चलिए अब आते हैं चैप्टर के मेन टॉपिक पे। अब कहानी शुरू से शुरू करते हैं, रिवाइंड करते हैं और जानते हैं ये सोवियत यूनियन, या आप कहो रशिया और रशिया के 14 और भाई बंधु जो थे उसके, या यूएसएसआर कौन सी कंट्री थी और कैसी कंट्री थी। तो इस टॉपिक का नाम है हमारा टॉपिक नंबर 1, व्हाट वाज द सोवियत। आई नो कुछ बच्चे गुस्सा होंगे, दीदी 10 मिनट का तो आपने इंट्रो ही दे दिया। तो बेटा दीदी तुम्हारी बेवकूफ़ नहीं है, यहाँ पे तुम 15 मिनट में आजकल बाइपोलैरिटी पढ़ने लग गई हो, मैंने सुना है। तुम्हें 15 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ा दिया जा रहा है, तो भाई वो काम मैं नहीं कर सकती हूँ। वो चैप्टर आपको लग रहा है आपने पढ़ा है, 1 रुपये का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और MCQ की तो बात रहने ही दो। तो ज़रा ढंग से पढ़ लीजिए। इस चैप्टर पे, इन चीज़ों पे आपका करियर डिपेंड करता है। अपने व्यूज़ के लिए शॉर्ट वीडियो बना के मेरे को आपका करियर बर्बाद नहीं करना है। मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगी, ऐसे पढ़ाऊंगी कि जो मेरे भाई बहन इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनको एक क्वेरी ना हो और उनको दिमाग में चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं आपको आके 10 मिनट में चैप्टर बता दूं, ये यूएसएसआर था, इसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा गाइस। लिटरली दिस इज़ योर करियर, टेक इट सीरियस। CUET निकालना इन चैप्टरों के थ्रू, तो ध्यान से पढ़ो इनको। ठीक है जी, तो अब आपको समझ में आ चुका है क्या यूएसएसआर था, बाइपोलैरिटी का मीनिंग पता है, कोल्ड वॉर की भी नॉलेज हो चुकी है। कोल्ड वॉर के क्वेश्चन आ जाती है CUET में, कुछ थोड़ा बहुत तो आ जाता है, तो मैंने बता दिया जितने आपको ज़रूरत है पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए अब बातें ज़्यादा नहीं, अब करेंगे पढ़ाई। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या आपका यूएसएसआर केम इनटू बीइंग, यानी कि ये बना कब था, सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन के बाद 1917 में। यानी कि ये जो 15 भाई है ना, ये 1917 से पहले, 1917 से पहले इकट्ठे नहीं थे, अलग अलग थे। 1917 में इन्होंने सोचा नहीं यार, हम सब इकट्ठे रहेंगे, हम एक अपनी बड़ा कंट्री बनाते हैं और उसको हम सोशलिज्म से चलाएंगे। तो इन्होंने बैठ के एक सिग्नेचर करे एक एग्रीमेंट के ऊपर, और तब से जन्म हुआ था इस कंट्री का जिसका नाम है यूएसएसआर। इसका मतलब ये है इस लाइन का। ठीक है, तो रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म। अब इन्होंने ये कंट्री क्यों बनाई थी यूएसएसआर, क्योंकि इनको चलाना था सोशलिज्म। सोशलिज्म होती है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, यानी कि कंट्रीज़ को चलाने का तरीका। अब हमारी कंट्री में देखो मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, गवर्नमेंट का भी रोल है और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है। स्कूल गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट भी हैं। ठीक है जी, प्राइवेट प्रॉपर्टी आप अपना घर खुद खरीद सकते हो, और जो है सरकारी भी लोगों को घर प्रोवाइड करती है जिनके पास नहीं होते। मिक्स्ड इकोनॉमी टाइप का सिस्टम है, ऐसा तो नहीं हम घर नहीं खरीद सकते। बट ये जो सोशलिज्म सिस्टम होता है, यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, किसी को अपना घर खरीदना अलाउड नहीं है, किसी का अपना बिजनेस नहीं होगा। जैसे जो फार्म्स होते हैं जहाँ पे फार्मर लोग काम करेंगे, वो भी एक खेत किसान का खुद का नहीं होगा, वो जो है एक कलेक्टिव फार्म होगा, यानी कि पूरे के पूरे गवर्नमेंट का फार्म होगा और जनता का फार्म होगा। वहाँ पे आके फार्मर काम करेंगे और उन्हें वेजेस मिलेंगी, यानी कि उन्हें तनख्वाह मिलेगी, उन्हें सैलरीज मिलेगी, और बहुत सब्सिडीज़ मिलती थी, फ्री में बच्चों को पढ़ाया जाता था, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री होता था। एक ऐसे टाइप की, सोचो अच्छा लग रहा है ना सोच के कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट बिजली पानी फ्री दे रही है, बच्चों की पढ़ाई फ्री दे रही है, घर है, घर भी गवर्नमेंट दे रही है, बस तुम्हें काम करना है और तुम्हें उसकी सैलरी मिल जाएगी। मतलब कोई भेदभाव होगा ही नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, ऐसे टाइप की इन्होंने सोचा था हम कंट्री बनाएंगे। और काफ़ी समय तक ये अच्छे से चला भी, बट बाद में करप्शन की वजह से ख़राब हो गया। तो इसलिए इन्होंने सोशलिज्म के ऊपर बनाया। ये कैपिटलिज्म को अपोज थे। कैपिटलिज्म क्या होता है, जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड हो, वो होता है कैपिटलिज्म। एंड इनको इगैलिटेरियन सोसाइटी चाहिए थी। इगैलिटेरियन मतलब इक्वालिटी वाली, हम सब एक जैसे। ऐसा नहीं होगा फिर कोई बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी है, हर कोई उसी फार्म पे काम कर रहा है, तो कोई बड़ा किसान छोटा किसान तो हो ही नहीं सकता था। ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाना था। ये पूरी हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटेम्प्ट था जहाँ पे किसी ने ऐसे रूप में प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश करी थी। सब लोगों के घर उनसे छीन लिए गए थे और कहा कि आज से ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और तो आप सब यहाँ रहेंगे
एंड जो है वेजेस सैलरी सबको मिलती थी, ठीक है जी। अब इससे क्या हुआ, सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी, यानी कि इन 15 कंट्रीज़ की एक गवर्नमेंट भी नहीं थी, उसको बहुत पावर मिल गई थी। और उस गवर्नमेंट को कौन चलाता था, एक पार्टी चलाती थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। और इन कंट्री के अंदर ऑपोजिशन भी अलाउड नहीं था, यानी कि एक ही पार्टी का रूल रहता। जैसे अब हमारे यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, इतनी सारी पार्टीज़ हैं, ठीक है, ऑपोजिशंस होते हैं ना, बहुत सारी पार्टीज, मल्टी पार्टी सिस्टम में कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन, जैसे जिताओ जिता दो तुम। बट यहाँ पे एक ही पार्टी होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी। आप जब वोट डालेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही आपके सामने रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हीं में से आपको चूज करना है, कोई और पार्टी तो अलाउड ही नहीं थी। ऐसा सिस्टम था यहाँ पे, ठीक है जी। तो आप सोशलिज्म एक बार इसको रीड कर लो, पॉज करो, इसे रीड कर लो, जिससे तुम्हें सोशलिज्म का मतलब पता हो, जिस पे ये कंट्री चलती थी। अब हमारा जो है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 पता है ना, जब हिरोशिमा नागासाकी पे उसने बॉम्ब फेंका और खत्म हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी थी। यूरोप की अगर हम बात करें, यूरोप जो है हमारा, उस ज़माने में तो यूरोप कहते थे, अब यूरोप कहते हैं, तो यूरोप के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। हिटलर जर्मनी, इधर ये फ्रांस वाले भी डर रहे थे, इटली वाले भी डर रहे थे, सब। तो ये यूरोप तो बिल्कुल तहस नहस हो गया था, बम 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 फेंक फेंक के भैया इन्होंने अपना पूरा कॉन्टिनेंट बर्बाद कर लिया था। तो अब इनको बहुत मदद की, पैसों की ज़रूरत थी, तो तभी इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया था यूएसए ने और इस यूएसएसआर ने। यूएसए ने वेस्ट वाले जो यूरोप के लोगों को अपना चेला बना लिया था, मेरी पार्टी में आ जाओ, और उन्हें पैसे देता था। और यहाँ यूएसएसआर ने क्या करा, बहुत सारे जो ईस्ट यूरोप के लोग थे, जो ईस्ट साइड पे थे ना यूरोप के, उनको कहा मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मेरी साइड आ जाओ, मेरी तरह सोशलिज्म लगाना, तुम भी अपने आप पे मेरे जैसा चलाना अपने आप को। बहुत सारे इनके साथ में हो गए, तभी उन्होंने क्या साइन करा, वार्सो पैक्ट। मैं आपको ये चीज़ समझा चुकी हूँ, अब बुक में अब आ रही है। तो दिस ग्रुप ऑफ कंट्री वॉज कॉल्ड द सोशलिस्टिक ब्लॉक, या फिर आप कह सकते हो सेकेंड वर्ल्ड। जैसे मैं आपको पोलैंड का एग्जाम्पल दूँ, पोलैंड नाम की एक कंट्री पता है आपको, यूरोप के अंदर है, ठीक है। अब ये जो पोलैंड है, ये ना इसका चमचा बनी पड़ी थी, किसका, यूएसएसआर का। पोलैंड में भी वैसी ही गवर्नमेंट चलती थी, सोशलिज्म वाली और कम्युनिस्ट पार्टी की, जैसे यहाँ चलती थी हमारे यूएसएसआर में। और ये यूएसएसआर के जितने चमचे बने थे यूरोप के अंदर से, वो सब ऐसे। हमारे ऊपर भी प्रेशर आया था भाई साहब, आगे वाले चैप्टरों में आप पढ़ोगे, जब हमें 1947 में आज़ादी मिली ना, तो हमारे पे भी प्रेशर आया था कि तुम या तो यूएसएसआर का चमचा बन जाओ या यूएसए का। हम किसी का नहीं बने थे, वो आगे वाले चैप्टरों में आपको बता दिया जाएगा। तो इस वाले ब्लॉक का लीडर था हमारा यूएसएसआर। अब ऐसा क्या था इस कंट्री में, जो हम इसे सोवियत यूनियन को क्या कहते हैं, कि ये बॉस था, ये डॉन था। जैसे अमेरिका का तो तुम्हें पता है, खतरनाक है, मिसाइल है, न्यूक्लियर वेपन है, एलियन है, पता ना जाने क्या क्या है इनके पास में, पैसा तो अंधा है। ये तो आपको पता है यूएसए अमेरिका के बारे में, ठीक है। जिसको मर्जी चाहे वहाँ से तेल निकलवा ले, और दे नो एवरीथिंग, ठीक है। अब यूएसएसआर में ऐसे क्या दबदबा था, यूएसएसआर का ऐसा क्या सिस्टम था, ये पढ़ते हैं। अब आपको रशिया की तो पावर पता होगी, ऐसा तो नहीं है रशिया पावरफुल नहीं है, आज की तारीख में भी है ही। और सोचो ये 14 और थे साथ में, तो भाई डॉन तो ये भी था। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये नोट्स बहुत बहुत बढ़िया नोट्स बनाए हैं मैंने, खुद की तारीफ ऐसे करनी नहीं चाहिए, बट मैं कर रही हूँ। यही स्लाइड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, 30 पेजेस हैं। तो जब मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी, 2 बारी में आएंगे, 18 फोटो एक बारी में डलती है। ये दोनों को आपको प्रिंट कराना है, मेरे से पैसे ले लेना फोटोकॉपी कराने के, इनको जाके तुम्हें फोटोकॉपी कराना है। और ये बन गए आपके नोट्स, ये बन गए क्वेश्चन आंसर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन, तो आप ये 8 पॉइंट लिख देना, 8 नंबर में क्वेश्चन आएगा, फुल मार्क्स। तो तुम्हारे को क्वेश्चन आंसर्स की भी टेंशन नहीं लेनी है, वो भी इसी नोट से हो रहे हैं, ठीक है। और जो कुछ शॉर्ट नोट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इंस्टा पे, तो इंस्टा पे जाके फॉलो कर लो, गिवन है ID का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब जानते हैं हम हमारे यूएसएसआर का, ये आपको सोवियत यूनियन बोलूंगी मैं ज़्यादा, ठीक है, उसका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था। तो सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये हमें पता है। इसकी जो इकोनॉमी थी, सोवियत यूनियन वॉज वेरी डेवलप्ड एज कम्पेयर टू वर्ल्ड एक्सेप्ट यूएसए। इसकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत बेहतरीन थी, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़े लेवल की इकोनॉमी थी एक्सेप्ट यूएसए। ऐसा नहीं था कि यूएसए से बड़ी थी, उसके लेवल की ही थी। इनके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क थे, यानी कि ट्रांसपोर्ट हो गया, सड़कें हो गई, हर जगह पे अच्छे से। हमारे यहाँ आज तक गाँव में सड़कें नहीं अच्छे से बनी हुई, हमारा क्या, आप अभी अफ्रीका के देशों के अंदर चले जाओ और जगहों पे जाओ, आज तक नहीं है। इनके यहाँ उस ज़माने में 1945 से 1991 का पीरियड आप मान लो, इस ज़माने में इनके यहाँ रिमोट एरियाज तक सड़कें थी, रेडियो था, टेलीफोन था, सब कुछ था। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, इन पे तेल है, इन पे नेचुरल गैस है, कोल है, पता ही है तुम्हारे को कितना सारा रिसोर्सेज है रशिया के पास में।
और ये बहुत सारी ऑयल कंट्रीज़ भी इन्हीं के मेंबर थी। आयरन, स्टील, मशीनरी प्रोडक्शन सब कुछ इनके यहाँ पे होता था। इनका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो रिमोट एरियाज को कनेक्ट करता था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इंडस्ट्रीज़, जो पैसा कमा के देंगे। तो भाई इनके पास हर चीज़ की इंडस्ट्री थी, कुछ इम्पोर्ट नहीं कराते थे। रेडियो से लेकर, टीवी से लेकर, फ्रिज से लेकर चारपाई तक खुद अपनी कंट्री में बनाते थे। हर चीज़ की इंडस्ट्री थी इनके पास, और वहाँ पे लोग काम करते थे, उन्हें सैलरी मिलती थी, ऐसी थी। अब जो इनका सामान बनता था, गुड्स जो बनते थे, हाँ वो अमेरिका के लेवल के नहीं होते थे, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उस लेवल की नहीं होती थी, बट ये इंपोर्ट तो नहीं कराते थे ना। अब मैं कह रही हूँ, तुम अपने घर पे रेडियो जब मंगाते हो तो ज़्यादातर गाइज वो जापानी ब्रांड के ही हम मंगा रहे हैं, ठीक है। जो हम स्कूटी भी यूज़ करते हैं आजकल, बहुत सारे हम फॉरेन ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी फॉरेन ब्रांड की यूज़ कर रहे हैं हम, तो हमें पैसा तो उनको देते हैं ना, हम इम्पोर्ट्स आते हैं तो भैया उनकी ज़्यादा कमाई हो रही है। इनके यहाँ पे ये कुछ इम्पोर्ट नहीं कराते थे, सब खुद के घर में बनाते थे, खुद की इंडस्ट्रीज़ में, और उन्हीं को यूज़ करते थे। थोड़ी टेक्नोलॉजी तो बेकार थी, बट चलो कोई नहीं, पैसा बहुत बचता था इनका। अब जो है सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर सिटीजन को देती थी। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब रोटी कपड़ा मकान सबको मिलेगा, भूखा प्यासा कोई नहीं मरेगा इस कंट्री के अंदर। सब्सिडीज मिलती थी बेसिक नेसेसिटीज़ पे, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, चाइल्ड केयर और वेलफेयर स्कीम। इलाज मिलेगा हॉस्पिटल के अंदर, बच्चे की स्कूल की फीस जो है वो नहीं भरनी है तुम्हारे को, वो प्रोवाइड करेंगे, सब्सिडीज देंगे मतलब उसके ऊपर। और जो है स्टेट ओनरशिप वॉज द डोमिनेंट पैटर्न। बट ये था कि स्टेट ओनरशिप है, स्टेट मतलब खाली गवर्नमेंट नहीं होती, स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट और वहाँ की जनता, या कि वहाँ जो लोग हैं सब मिलकर जो है ओन करते थे चीज़ों को। अगर कोई स्कूल है तो वो स्टेट का, मतलब वहाँ के लोग और उनकी जनता का। बेसिकली तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ही उस पर बैठे होते हैं, बट कहा तो स्टेट ही जाता है, सब लोगों का मिलकर होता था, ठीक है जी। ऑल प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द सोवियत स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल करती थी। इंडस्ट्री भी गवर्नमेंट की थी, मतलब वहाँ पे को ना कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था। जैसे हमारे यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज अलाउड है ना, टाटा इज़ देयर, रिलायंस इज़ देयर, जियो इज़ देयर, इंडस्ट्रीज़ है ना प्राइवेट, वहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री जो है सब सरकार का होगा, सब कुछ सरकार का होगा, ठीक है। बट बहुत बेस्ट था। अब ये इकोनॉमिक सिस्टम समझ में आ गया, अब इसकी पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं। तो सोवियत यूनियन का पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत कमियाँ थी। मतलब मैंने तुम्हें इकोनॉमी तो इसकी ऐसी बताई है, तुम ये सोचो कि मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूं और मैं तुम्हें बोलूं कि यार फ़ोन है, वाईफाई है, PS5 है, खाने पीने की सब चीज़ें हैं, तुम यहाँ बैठ जाओ, बट मैं बाहर से ताला मार के जा रही हूँ, यहाँ बैठे रहो, यहीं तुम्हें जीना है। ऐसी सिचुएशन थी USSR के लोगों की। कोई तंगी नहीं थी, खाना पीना भी मिल रहा था, वेजेस सैलरी भी मिल रही थी, बट फ्रीडम नहीं था, बोल कुछ नहीं सकते थे। इनके यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स बहुत करप्ट हो चुके थे, अपनी जेबें तो बहुत भरते थे और इनको बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही देते थे। इनको बस रोटी कपड़ा देते थे और खुद भाई मर्सिडीज़ में घूमते थे। ऐसी सिचुएशन हो गई थी, इनको बिल्कुल आज़ादी टाइप नहीं थी, इसलिए यहाँ के लोग धीरे धीरे परेशान होते हैं। तो सोवियत यूनियन धीरे धीरे बहुत ब्यूरोक्रेटिक बन गया और अथॉरिटेरियन, जनता को कोई जवाब नहीं देते थे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर। लोगों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई थी, डेमोक्रेसी और लैक ऑफ स्पीच थी। डेमोक्रेसी का तो नाम ही मतलब इन कंट्री के अंदर नहीं, और लोग अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन थे वो करप्ट थे। जैसे आजकल हमारे यहाँ इतना करप्शन है, इनका तो भाई बहुत लेवल का था। अब अगर कोई चाहे कि वो जो है सरकार के खिलाफ बोले, कम्युनिस्ट पार्टी जो इनकी सरकार थी उसके खिलाफ बोले, अलाउड नहीं था। तुम उनके खिलाफ पेपर में लिख नहीं सकते हो, बाहर खड़े होकर बोल भी नहीं सकते हो, जेल में डाल देंगे, साइबेरिया की वो वहाँ ऊपर ठंड में। तो क्या करते थे वो लोग, वो कार्टून्स बनाते थे जहाँ पे वो ना कार्टून के थ्रू दिखाते थे अपना गुस्सा कि भाई हम सरकार से नाराज़ है। वन पार्टी सिस्टम था, एक ही पार्टी थी इतने सालों से, भैया 45 से 1991 तक एक ही पार्टी चल रही है। करप्शन ही करप्शन भर चुका था और ये लोग धीरे धीरे तंग आ चुके थे। अब एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी इनकी पॉलिटिक्स के अंदर। अब ये 15 भाई थे ना, ये देखो ये वाली फोटो, अच्छा यहाँ ये रही। नाउ दीज आर द 15 भाईज ना। अब पेपर पे तो 15 के 15 भाई इकट्ठे थे, 15 की 15 कंट्रीज इक्वल थी, बट ऑफ पेपर अगर बात करें तो रशिया अपनी मनमानी चलाता था, सबसे ज़्यादा रशिया का दबदबा चलता था। और ये जो ये मिडल एशिया वाली आप कहूँ यहाँ पे इधर ये जो ये वाली कंट्रीज़ है 11, 12, 13, 14, 15 नंबर कौन से, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इनका कल्चर भी अलग अलग है। अगर आप देखोगे इन कंट्रीज़ का कल्चर अलग है, तो इनको ना इनके कल्चर को फॉलो करने तक के भी जो कुछ राइट्स थे वो ये रशिया नहीं दे रहा था, यानी कि इनको कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट नहीं देती थी। तो इसलिए ये नाराज़ थे कि यार एक तो तुम रशिया हमेशा अपना दबदबा चलाता है, इवन तो हम सब लोग इक्वल हैं पेपर पे, ऊपर से हमें हमारा कल्चर भी फॉलो नहीं करने दे रहे हो आप अच्छे से, उस पर भी आप रोक टोक लगा रहे हो। तो इसलिए नाराज़गी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो ये मैंने लिख दिया है, ऑन पेपर ऑल वर इक्वल, बट रियलिटी में रशिया ही दबदबा चलाता था। पीपल अदर रीजन के जो थे, यानी कि ये बाकी कंट्रीज़ के जो लोग रहते थे उनको काफ़ी अलग अलग सा फील होता था। अब बात करते हैं इनकी मिलिट्री की। तो मिलिट्री तो भैया टॉप नॉच थी, अमेरिका की टक्कर की थी। इस पर 150 न्यूक्लियर वेपन होंगे हमारे
अमेरिका पे तो ये 200 बना लेगा, अमेरिका 250 बनाएगा तो ये 350 बना देगा, ऐसा चलता था इनका। बट येस, इसमें सोवियत यूनियन का या आपको यूएसएसआर का अपना बहुत नुकसान होता था, क्योंकि ये हर समय मिलिट्री पे ध्यान देते थे। ये लोगों को खुश करने में भी कि इनके यहाँ की जनता की प्रोडक्टिविटी बढ़े, पैसा कमाए, वो उस पर इनका कोई ध्यान नहीं होता था। तो अब इनकी मिलिट्री का आपको पता चल चुका है। अब पढ़ेंगे कमियां सोवियत यूनियन की, ड्रॉबैक्स जो थे। तो सोवियत यूनियन लैग मतलब था पीछे था, बहुत पीछे था वेस्टर्न कंट्रीज से, यानी कि अमेरिका वगैरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में। इनके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लो लेवल का था, टेक्नोलॉजी बहुत लो लेवल की थी, और लोगों की, जनता की जो मन की बातें हैं उनको सुनना, ठीक है। आप नहीं रहोगे ऐसी कंट्री में जहाँ आज़ादी नहीं मिल रही है तुम्हारे को, जहाँ तुम कुछ बोलो और तुम्हें पता उठा के पुलिस जेल में डाल देगी और तुम्हें कोई होगा भी नहीं इंसाफ दिलाने वाला। जुडिशरी वगैरह कोर्ट कचहरी तो भूल जाओ यहाँ पे। तो चाहे गवर्नमेंट आपको खाना पीना, बच्चों की स्कूल की फीस सब माफ़ करेगी, आप ऐसी कंट्री में नहीं रहोगे। ऐसी ही सिचुएशन इनके यहाँ पे धीरे धीरे बन गई थी, इसीलिए ये इसका डाउनफॉल हुआ। अब सोवियत ने जो है, सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी बात क्या थी? इकोनॉमी बढ़िया थी और लोगों को सब्सिडी मिल रही थी, लोगों को अच्छी सैलरी मिल रही थी और लोगों को खाना पीना मिल रहा था, और ये इंपोर्ट नहीं कराते थे, सब खुद बनाते थे। ये इसके प्लस पॉइंट थे। अब इसके प्लस पॉइंट भी खत्म होने वाले थे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जो है 1979 के अंदर सोवियत यूनियन के बहुत सारे सोल्जर गए थे अफगानिस्तान। इसको हम अफगानिस्तान वॉर कहते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे यूपीएससी का प्रिपरेशन करोगे, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो डिटेल में पढ़ोगे आप, ठीक है। तो भाई अफगानिस्तान में ना सोवियत यूनियन के बहुत सारे सोल्जर्स गए थे, और वहाँ जो उनकी पहाड़ियाँ हैं उसमें इनकी बहुत समय तक वॉर चला, और सोवियत यूनियन का बहुत खर्चा हुआ इस वॉर में। अब वॉर पे इतना खर्चा हो रहा था इनका, तो उससे क्या हुआ, इनका ध्यान इनकी इंडस्ट्री पे से हट गया, और धीरे धीरे जो मैं कह रही हूँ ना, इकोनॉमी बढ़िया थी, इकोनॉमी रुक गई एक जगह पे और फिर डाउनफॉल पे जाने की। तो अब वो लोग जो इस कंट्री में खुश रहते थे क्योंकि उन्हें वेजेस, सैलरीज अच्छी मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, अब वो भी खत्म होने वाला था। अब सरकार पैसा भी नहीं दे रही थी लोगों को अच्छे से, तो शॉर्टेज होने लग गई धीरे धीरे कंज्यूमर गुड्स की, फूड इंपोर्ट तक कराने लग गई है। वो लोग जो इंडस्ट्रीज से सब कुछ बनाते थे, आज अनाज भी इंपोर्ट कराने लग गए थे। धीरे धीरे इनकी इकोनॉमी लेट 1970s में ख़राब होती है, एंड होते होते तो स्टैग्नेट हो जाती है। तो एक जो अच्छाई थी इनकी, बाय द एंड ऑफ 1970s वो भी ख़त्म होने लगती है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, गॉर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन, टॉपिक नंबर 2। अब ये गॉर्बाचोव जी कौन है? इनकी फोटो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है गॉर्बाचोव अंकल, ठीक है। ये है हमारे सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी के जो है जनरल सेक्रेटरी, जो 1985 में बनेंगे थे। जनरल सेक्रेटरी मतलब प्रेसिडेंट मान लो आप पूरी कंट्री का, और ये कंट्री एक नहीं थी, 15 कंट्रियों का मिक्सचर थी, यूएसएसआर। तो ये यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बनते हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं 1985 में। अब गॉर्बाचोव जी जो थे वो बहुत स्मार्ट थे, उन्हें पता था कि कंट्री ऐसे, ये 15 कंट्रीज का यूनियन ऐसे नहीं चलेगा। अब हमें लोगों को फ्रीडम देना पड़ेगा, डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, यहाँ की जनता को आज़ादी देनी पड़ेगी। और ये जो अमेरिका से हमारा ये जो लफड़ा चल रहा है ना, ये जो टक्कर चल रही है कि हम बढ़िया, ये हमें एंड करना पड़ेगा। हम डेमोक्रेसी लाते हैं, हम भी कैपिटलिज्म लाएंगे कि लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ करेंगे, जिससे लोग भी पैसा कमा पाए। और ये जो हमारी उनसे टक्कर चल रही है, ये इतने जो हम खर्चा कर रहे हैं अमेरिका के लेवल का बनने के लिए, वो हटाएंगे और उनसे टेक्नोलॉजी लाएंगे। इनके यहाँ आगे टेक्नोलॉजी खराब थी, इन्होंने कहा हम वेस्ट वाले नेशन से मदद लेंगे, उनसे टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। अब भूल जाओ लड़ाइयाँ, अब कंट्री की तरक्की पे ध्यान देंगे। इन्होंने पूरा प्लान सेट कर लिया, और इन्होंने यहाँ पे आके 1985 में फिर यहाँ आके इन्होंने लगाए क्या कहते हैं उसे, रिफॉर्म्स। 2 रिफॉर्म्स लगाए थे उन्होंने, पेट्रोस्की यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें इन्होंने जो करप्टेड इंस्टीट्यूशंस थे ना, उनमें से करप्शन हटाना शुरू करा। तो वो ऑफिसर्स जो करप्शन ले रहे थे, पैसे अंडर द टेबल वो चार्ज करते रहते थे, उनको गुस्सा आया कि भैया ये कौन सा नया प्रेसिडेंट आ गया है, इन्होंने तो सारा ही हमारा सिस्टम ख़राब कर दिया है। और दूसरा गैलेनोस्ट यानी कि ओपननेस, कि अब डेमोक्रेसी होगी, ओपननेस होगी, हम लोग जवाब देंगे जनता को। इन्होंने अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर दिए गॉर्बाचोव ने आके। मतलब मैं कहूँ, तुम्हें वो जिस कमरे में बंद करा था ना, तुम्हें वाईफाई, फ़ोन, टीवी, PS5 देकर और अच्छा खाना, मैंने कहा कि यार दरवाज़ा खोल दिया है, जाओ आज बाहर घूमाओ जहाँ जाना है, ठीक है। तो तुम कितने खुश होगे, चल भाई आज़ादी भी मिल गई। तो वहाँ के लोग भी बहुत खुश हुए, बट वो खुश नहीं हो रहे थे। कौन? वहाँ के जो ऑफिसर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी के। तो गॉर्बाचोव डिसाइडेड टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट, यानी कि उसने कहा अमेरिका से टक्करबाजी अब बंद, डेमोक्रेसी लेकर आऊँगा और अच्छे अच्छे और रिफॉर्म्स करूँगा। बट जो उसका रिएक्शन हुआ, उन्होंने तो भला काम करा गॉर्बाचोव जी ने, जो उसका रिएक्शन हुआ उसका किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। जैसे ही गॉर्बाचोव ने लूज़ करा, मतलब कि थोड़ी ढील देनी शुरू करी, लोगों को फ्रीडम दिया, तो जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ थी, ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़ कौन थी? जो इनके चेले चपाटे बनी हुई थी वार्सो पैक्ट के थ्रू, जैसे मैंने कहा पोलैंड, और ये बर्लिन
पूरा जर्मनी, ईस्ट बर्लिन जो इनके साथ में था, दीवार डाल के पहले कहते थे कि हम वार्सो पैक्ट के हैं, हम यूएसएसआर के साथ है, इनका ना भरोसा सा उठ गया। जैसे ही उन्हें दिखा ना कि भैया ठीक है, हम हमारे को तो ये फ्रीडम दे रहे हैं, ऐसा होता है फ्रीडम, इसको कहते हैं फ्रीडम, जब उन्हें समझ में आया तो उन्होंने कहा हम क्यों रहें इसके साथ में, हम अकेले रहेंगे या हम अमेरिका की तरफ चले जाएंगे, हमें थोड़ा सा फ्रीडम नहीं चाहिए, क्योंकि गोर्बाचोव में थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए था। अब एक बार अगर तुम लोगों को फ्रीडम चखा दो, अगर मैंने तुम्हें कहा ना उस कमरे से बाहर चले जाओ, तो तुम वापस नहीं आओगे अंदर बिल्कुल। आप कहोगे नहीं भैया खुद कमा लेंगे, बाहर ही रहना है, हमारे को ऐसे बंद थोड़ी रह जाएंगे। एग्जैक्टली यहाँ के लोगों के साथ हुआ, और स्पेशली पहले जो वार्सो पैक्ट के थ्रू इनके साथ की कंट्रीज थी, उन्होंने धीरे धीरे वार्सो पैक्ट को लीव करना शुरू करा, यूएसएसआर को लीव करना शुरू करा। जैसे बर्लिन वॉल टूटी, वहाँ ईस्ट बर्लिन के लोगों ने कहा हमारा यूएसएसआर से कोई नाता नहीं, अब तो हम अमेरिका की साइड जाएंगे। धीरे 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 इनकी सारी कम्युनिस्ट रिजाइम फेल होने लग गई। कम्युनिस्ट रिजाइम मतलब क्या, वो कंट्रीज जो अभी तक यूएसएसआर का साथ देती थी उन्होंने छोड़ दिया। अब जो गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स थे उसकी वजह से यूएसएसआर में क्या हो रहा था, गोर्बाचोव रिफॉर्म उस समय पे लाए जब यूएसएसआर ऑलरेडी क्राइसिस में था। मैंने बताया ना अफगानिस्तान वॉर पे इनका बहुत खर्चा हो रहा था, तो इनकी इकोनॉमी भी ख़राब हो रही थी। तो भाई साहब तुम उस समय पे कमरे से बाहर निकली हो शायद जिस समय पे मैं तुम्हें PS5 भी वापस ले चुकी थी, फ़ोन भी नहीं दे रही थी, अब बर्गर पिज़्ज़ा की जगह सिंपल रोटी खिलाई जा रही थी तुम्हारे को, तो तुम आओगे कभी वापस उस रूम में? नहीं आओगे ना, कि भैया पहले तो लग्जरी मिल रही थी, आप तो लग्जरी भी नहीं मिल रही है, तो भैया बाहर ही रह लेंगे, इतना तो खुद भी कर लेंगे। ऐसा ही यहाँ के लोगों के साथ हुआ कि गोर्बाचोव रिफॉर्म उस समय पे लाए जब वहाँ पे इकोनॉमी ऑलरेडी ख़राब थी, उस समय पे लोगों को फ्रीडम दिखा दिया, ऐसा होता है फ्रीडम। तो भाई साहब फिर नहीं संभली सिचुएशन। एक बार अगर लोग फ्रीडम चख ले तो वो वापस पिंजरे में आकर नहीं रहेंगे। तो एट द टाइम क्राइसिस इन यूएसएसआर स्टार्टेड एंड इट हिट इन द डिसइंटीग्रेशन। उसी समय पे क्राइसिस हो रहे थे। गोर्बाचोव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स उसी समय पे लाए, उन्होंने डेमोक्रेसी अपोज करी और ये सब, उन्होंने डेमोक्रेसी लगाई, ये सब करा। और वहाँ पे गोर्बाचोव की और प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि वो जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थी ना वो चिढ़ने लग गए, क्योंकि वो तो उनके साथ के लीडर्स थे ना कि भाई तुम क्या कर रहे हो, हमारी पावर्स हमारे से छीने जा रहे हो। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, 1991 में एक कूप होता है। कूप क्या होता है? तख्ता पलट। तख्ता पलट मतलब जो प्रेजेंट लीडर है उसे हटा के मिलिट्री रूल आ जाता है। तो यही हुआ 1991 के अंदर, एक कूप हो गया सपोर्टेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर। हार्डलाइनर कौन? जो कम्युनिस्ट पार्टी के वो वाले वो थे लीडर्स जिनको तो पुराना वाला रूल चाहिए था कि भैया हमें पूरा सोशलिज्म चाहिए, हमें इन्हें कोई आज़ादी, बंद करो लाके इन्हें कमरे के अंदर वापस, कोई आज़ादी नहीं होगी, कोई अमेरिका से हमारी दुश्मनी खत्म नहीं, हम पहले जैसे रहेंगे। उन्होंने कूप कर दिया, उन्होंने मिलिट्री रूल लगा दिया, गोर्बाचोव को हटा दिया प्रेसिडेंट की सीट से, अब वो चलाएंगे और वापस वाला रूल लगा दिया पहले जैसा सेम टू सेम। कोई हमारे को डेमोक्रेसी नहीं देगी लोगों को, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा, कोई लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं होगी। पुराना वाला सिस्टम उन्होंने वापस लाना शुरू कर दिया। बट अभी तक लोग एक बार एक्सपीरियंस कर चुके थे फ्रीडम को और उन्हें ओल्ड स्टाइल रूल नहीं चाहिए था। लोग सड़कों पे उतर आए और उन्होंने डिमांड करा नहीं हमें डेमोक्रेसी चाहिए। वहीं पे इस समय पे रशिया के अंदर एक बहुत बड़े लीडर इमर्ज हुए, बोरिस येल्सिन। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। ये लोगों के साथ में बहुत इनको सपोर्ट करते थे लोग। और उसी समय पे रशिया में इलेक्शन होते हैं। जैसे ही रशिया में इलेक्शन हुए उस समय पे लोगों ने बोरिस येल्सिन को जिता दिया। तो अब बोरिस येल्सिन जो थे रशिया से लीडर बन गए। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, मैंने आपको मैप दिखाया है जहाँ पे मैंने आपको बताया है इन कंट्रीज़ की यूरोपियन पार्ट जो था, यानी कि जो कंट्री यूरोप वाली साइड पे आती थी। कौन सी है वो? यूक्रेन है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, लताविया है। ये वाली कंट्री जो यूरोपियनाइज पब्लिक थे, दिस सॉ देमसेल्फ एज सॉवरेन स्टेट्स। धीरे धीरे उन्होंने कहा भाई हमें नहीं रहना है ये सारा इकट्ठा 15 के साथ में, हमें अपनी अलग कंट्री बनानी है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो थी, जो तजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान वगैरह थी, अभी उन्हें अलग नहीं होना, तो उन्हें तो यहीं रहना था। बट सडनली क्या होता है, दिसंबर 1991 को रशिया, यूक्रेन, बेलारस ने डिक्लेयर कर दिया कि आज से यूएसएसआर डिसबैंड हो गया है, कम्युनिस्ट पार्टी बैंड हो गई है और हम कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी लगा रहे हैं अपनी पोस्ट सोवियत रिपब्लिक में। मतलब कुछ समझ में आया तुम्हें? जब तख्ता पलट हुआ, कूप हुआ, उसके बाद लोगों पुराना स्टाइल का रूल आ गया। उस समय में जब इलेक्शन हुए इनके यहाँ पे खड़े हुए थे और वहाँ से बोरिस येल्सिन जीत जाते हैं, तो भाई उन्होंने और बाकी ये कंट्रीज़ ने मिलकर क्या अनाउंस कर दिया कि भाई आज से सोवियत यूनियन एंड। मैं वो वाली फ़ोटो पे ले जाती हूँ, वो बहुत सही फ़ोटो है, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये यूरोपियन पार्ट वाली है, ये देखो रशिया, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, बेलारस। ये यूरोप साइड वाली है और ये सेंट्रल एशियन वाली है। देखो ये कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये वाली। ये अलग नहीं होना चाहती थी, ये वाली होना चाहती थी और ये रशिया अलग होना चाहता था कि पटरा इकट्ठा नहीं रहना, हाँ अलग अलग कंट्री बनानी है अपनी, अलग प्रेसिडेंट, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा करेंगे और डेमोक्रेसी लानी है। तख्ता पलट के बाद, मिलिट्री रूल आने के बाद तो डेमोक्रेसी नहीं मिल रही थी ना। तो दिसंबर 1991 में इन्होंने एकदम से अनाउंस कर दिया
हमारा रिश्ता ख़त्म आपस में, अब हम अपनी अलग अलग कंट्री बनाएंगे, सोवियत यूनियन ख़त्म और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये बैन, आज से ये पार्टी नहीं रहेगी और अब हम नई नई अलग अलग कंट्रीज़ बनेंगे। वर्ल्ड मैप पे 15 नई कंट्री आएगी जो आज के समय पे भी प्रेजेंट है। ऐसा सडनली इन्होंने कह दिया और इसी दिन पे, दिसंबर कौन सी डेट है जरा लर्न करो, कॉमेंट, ये वाली डेट को आपको कॉमेंट करना है। दिसंबर 1991 को हमारे वर्ल्ड में से बाइपोलैरिटी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि अभी तक दो सुपर पावर थी, एक यूएस एक यूएसएसआर। जिस दिन यूएसएसआर खत्म, बाइपोलैरिटी खत्म और यही आपका चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो अब आप समझ गए यूएसएसआर क्या था, कितना तगड़ा था, क्या कमियां रही, लोगों को फ्रीडम नहीं मिला, बहुत खर्चा वॉर पे करते थे, इस वजह से इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दे पाए, धीरे धीरे इस वजह से ये एंड हो गया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपेंड आफ्टर। नहीं मतलब इसी का सब पार्ट है ये, व्हाट हैपेंड आफ्टर। ये इनको तो शॉक लग गया आपस में, मतलब ये जो ये वाले थे ना उज़्बेकिस्तान कज़ाकिस्तान, मतलब इतनी भाई पुराने ज़माने इतनी कम्युनिकेशन तो नहीं होती थी, इन्हें अगले दिन पता चला अब हमारी कंट्री अलग अलग होंगी। ये तो शौक में आ गए, इन्हें अलग होना ही नहीं था कि भैया हम तो फैमिली अच्छे से रह रहे थे, ऐसे कैसे अलग कर दिया तुमने। दे वर वेरी जो है शॉक स्टेट में। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन फिर भी इन्होंने अपना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए, ऐसा तो नहीं है ना अलग एकदम से हो जाओगे कि बातचीत करनी होगी प्रॉपर्टी का मसला अब, तो उसके लिए इन्होंने बनाई अपनी CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जहाँ पे इन्होंने कहा हम 15 कंट्रीज मिल बैठ के अब आगे क्या होगा, अब हम अलग अलग कंट्री कैसे बनेंगे, जो इतना पैसा है हमारे पास, इतनी न्यूक्लियर वेपन है, उसका बंटवारा कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम यहाँ बैठ के करेंगे। सेंट्रल एशियन 1 के लिए सरप्राइज था, याद रखना सेंट्रल एशियन 1 के लिए सरप्राइज था और रशिया बन गया वारिस USSR की सारी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों का। जो USSR की UN के अंदर सीट थी, UN में जनरल असेंबली होती है ना, जहाँ के 5 परमानेंट मेंबर्स है जिन पर बहुत ताकत होती है, वो वाली जो सीट थी USSR की वो रशिया को मिल गई। आज के समय पे रशिया है ना, हमारे लिए भी कई बार बहुत मदद करता है रशिया हमारी UN में उस सीट की वजह से, तो थैंक गॉड वो सीट जो है किसको मिल गई थी, वो सीट मिली थी रशिया को। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन थे जो USSR के थे, गिन भी नहीं सकते हो तुम, इतने न्यूक्लियर वेपन पड़े हैं आज तक रशिया पे, वो सब रशिया को मिल जाते, मतलब एक भी किसी और को नहीं दिया गया था, सब रशिया को ही मिल जाते हैं सारे न्यूक्लियर वेपन। तो रशिया इसका प्रॉपर वारिस बनता है। और जितनी भी अब आगे डिसआर्मेंट ट्रीटीज़ क्या होती थी, ये USA और USSR जब आपस में एक दूसरे से लड़ते थे ना, तो इन्होंने बहुत बॉम्ब बना लिए थे। फिर एक दिन ये लोग डर गए कि यार इतने बॉम्ब नहीं होने चाहिए, तो ये बैठ के सिग्नेचर करते थे और ट्रीटी साइन करते थे कि भैया बॉम्ब को डिस्पोर्ट कर देते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं, इसे डिसआर्मेंट कहते हैं कि भैया ख़त्म करते कुछ बॉम्ब्स को। तो अब वो वाली ट्रीटीज़ भी कौन साइन करेगा, अमेरिका करेगा, अमेरिका के साथ रशिया करेगा। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक हमारा, मतलब आप समझ गए ना, इन्होंने एक CIS बना दिया था आपस में एकदम से अलग होने के बाद। जैसे तुम कहो कि फैमिली का तुम्हारा आपस में एकदम से लड़ाई हो गई और बातचीत बंद है, बट फिर भी एक म्यूचुअल ग्रुप है व्हाट्सएप का जहाँ गुड मॉर्निंग के स्टेटस लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने फिर भी CIS बनाया था बाकी की बातें डिस्कशन करने के लिए। तो अब आते हैं अगला टॉपिक, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड। अब वही बातों को दोबारा रिपीट पे पढ़ना है। दीदी कमरे के अंदर बंद करा था, पहले मोबाइल फ़ोन दे देते, अब वो भी वापस ले लिया, फिर एक दिन बाहर जाने को दे दिया तो असली दुनिया दिख गई। यही बात है ना कि अब हम इनको असली में जानेंगे कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, क्योंकि इकोनॉमी उसकी पहले अच्छी थी, बाद में बेकार हो गई, फ्रीडम नहीं था लोगों को। यही सब टॉपिक आपको दोबारा पढ़ने। तो अब व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड के ना मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया आंसर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको लिखना है। पहला पॉइंट है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जो हुई थी इनकी, वो दूसरा पॉइंट है इनकी पॉलिटिकल वीकनेस जो थी, तीसरा पॉइंट है गॉर्बाचोव के रिफॉर्म की वजह से डिसइंटीग्रेट हुआ, और फोर्थ है राइज ऑफ नेशनलिज्म। चारों समझाती हूँ अभी। तो सबसे पहला रीज़न सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का था इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। धीरे धीरे जो इनकी इकोनॉमी भी ख़राब होने लग गई थी, वो बहुत समय तक इनके यहाँ फूड शॉर्टेजेस रही। लार्ज सेक्शन ऑफ द सोवियत सोसाइटी जो थी, अब इनको अपने क्वेश्चन कर रहे थे अपने सिस्टम पे कि अब आप बहुत गंदा काम कर रहे हो। क्यों ख़राब हो रही थी इनकी इकोनॉमी? एक ऐसा कंट्री जिससे सब इंडस्ट्री है, वो ख़राब क्यों हो रही थी? तो ख़राब वो इसलिए हो रही थी क्योंकि ये लोग न्यूक्लियर वेपन और मिलिट्री पे बहुत खर्चा कर रहे थे। ऐसा नहीं था इनके कंट्री का GDP नहीं आता था, बहुत कमाई करते थे, बट वो कमाई का जो खर्चा होता था वो जनता पे नहीं, न्यूक्लियर वेपन बनाने पे होता था। तभी तो गॉर्बाचोव ने आगे कहा था अमेरिका से लड़ाई बंद करनी है, बट वो भी उल्टा पड़ गया उनका तरीका। डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट स्टेट कर रखी थी इन्होंने ईस्ट यूरोप पे। सैटेलाइट स्टेट कौन सी थी? वही वार्सो पैक्ट के जो इनके मेंबर थे, जो इनके चेले थे ना, उन्हें कह रहे हैं। अब ये अपने चेलों को बहुत चंदा देते थे, उनके चेलों को कोई ज़रूरत पड़े उनको दे देते थे पैसे। क्यों? क्योंकि ये अपने उन चेलों के यहाँ पे ना अपने मिसाइल लॉन्च कर रखते थे, जिससे ये अमेरिका पे हमला कर सकते थे। इसलिए ये लोग जो है उन पे बहुत खर्चा करते थे। इनफैक्ट जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थी,
इन पर्टिकुलर उन पे भी बहुत खर्चा होता था, जो ये उज़्बेकिस्तान कज़ाकिस्तान वाली है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो थे अब धीरे धीरे उनको समझ में आने लग गया था कि अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग कितने खुश रह रहे हैं। इस वजह से अब उनको जो है ना, जब समझ में आया, उनको सालों से बताया जाता था अरे अमेरिका के लोग बहुत गरीबी में रहते, बेकार है, बिल्कुल बेकार है, नहीं रहते वो अच्छे से। अब जब इन्हें पता चला कि नहीं, वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, वहाँ लोग बस रोटी कपड़ा मकान नहीं, वहाँ और भी लग्जरी वाला जीवन भी लोग जीते, क्योंकि वो खुद का कमा रहे हैं, अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। वो धीरे धीरे जब इन्हें रियलिटी पता चली तो ये लोग शॉक में आ गए और इन्हें अब नहीं रहना था। नेक्स्ट था, चलो ठीक है, इकोनॉमी के बाद में पॉलिटिकल वीकनेस। 70 सालों तक इस कम्युनिस्ट पार्टी ने रूल करा था। ऑर्डिनरी पीपल को अब अकेला सा फील होने लग गया था कि यार ये कंट्री हमारी है ही नहीं, कोई हमारा सुनता ही नहीं है। बहुत करप्शन था यहाँ पे और सिस्टम लोगों की बात नहीं सुनता था और ना ही गलतियाँ सुधार रहा था। ठीक है जी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन द वास्ट लैंड, सबसे बड़ी कमी ये थी। अब देखो आप गाइस, हमारी कंट्री के अंदर ना स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। अब आप हमारी कंट्री का देखो, हम फेडरलिज्म फॉलो करते हैं ना, यानी कि एक यूपी की सरकार है, एक राजस्थान की है और एक हमारे पूरे कंट्री की सरकार है। ऐसा क्यों है? एक ही सरकार बना देते, एक कंट्री को सबको ही चला लेता, क्यों नहीं है? क्योंकि यार लोगों की डिमांड कैसे पूरे कर लेंगी? एक सरकार मिलकर कैसे कर लेगी? कुछ ड्यूटी स्टेट को दे रखी है और स्टेट के बाद हमने म्यूनसिपैलिटी को भी दे रखी है, फिर गांव लेवल पे पंचायत को ड्यूटी दे रखी है लोगों की डिमांड पूरी करने की। अब यहाँ पे भैया इतना सारा सिस्टम की जगह एक थी बस कम्युनिस्ट पार्टी, और ये 15 कंट्रीज़, ये देखो ये 15 कंट्री, ये पूरी की पूरी 15, यहाँ बैठ के सब पे एक जैसा डिसीजन लागू होगा। क्या ये पॉसिबल है? ये बैठा है रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर, वो कहाँ से समझेंगे कि यहाँ दूर जो कंट्री है, जो इनके 15 भाई में से एक है, उसकी क्या प्रॉब्लम है? तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी की वजह से भी अब लोग यहाँ खुश नहीं थे। और जो पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स थे, जो ये पार्टी के ऑफिसर लोग थे, इनकी तो सही में पार्टी होती थी भाई, तुम सोच नहीं सकते हो कैसे लैविश पार्टीज इनकी होती थी। ये वो वेरी करप्ट है, इन पर बहुत पैसा होता था, और लोगों को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही ये लोग देते थे। तो इस वजह से पीपल डिडंट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम और अब उन्हें नहीं रहना था। नेक्स्ट आते हैं आग में घी डालने के लिए गॉर्बाचोव की रिफॉर्म्स। अब गॉर्बाचोव ने बहुत अच्छा काम करा था, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करी थी, बट उनके ऊपर वही चीज़ उल्टा पड़ गई। क्यों? क्योंकि गॉर्बाचोव जब डेमोक्रेसी लाए, रिफॉर्म्स लाए, तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे वो कह रहे हैं अब आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो, धीरे धीरे करो, हम भी मना नहीं कर रहे कि आप रिफॉर्म्स लो, आप रिफॉर्म लाओ, बट धीरे धीरे आप लेकर आने की कोशिश, ऐसा थोड़ी हमारे से सारी पावर छीन लोगे। और वहाँ पे जो लोग थे रशिया के और बाकी कंट्रीज़ के, वो कहते थे गॉर्बाचोव जी आप बहुत धीरे काम करो, जल्दी डेमोक्रेसी लाओ, जल्दी करो। तो इस टग ऑफ वॉर में, टग ऑफ वॉर होता है ना खींचातानी का खेल, एक जनरल रस्सी से इधर खींच रहे, एक जनरल, तो इस टग ऑफ वॉर में गॉर्बाचोव को किसी ने सपोर्ट नहीं करा, ना सोवियत यूनियन वालों ने, ना ही रशिया के और बाकी कंट्रीज़ के लोगों ने, और ना ही हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने। यहाँ पे गॉर्बाचोव का दोनों तरफ से सपोर्ट हट गया और इस वजह से सोवियत यूनियन फाइनली डिसइंटीग्रेट हो गया। तो गॉर्बाचोव के रिफॉर्म ने सब कुछ प्रॉमिस करा था, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा हो जाएगा, डेमोक्रेसी मिलेगी, बट जो है जैसे ही उन्होंने लोगों को फ्रीडम दिखाया ना, लोगों का मन हो गया बहुत जल्दी फ्रीडम दो। और वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जो 70 सालों से करप्शन पे बैठे हुए हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं और उन पर इतनी पावर है, उनसे वो छिनेगी तो वो गुस्सा तो होंगे ना, तो वो गुस्सा होगा, उन्होंने कूप कर दिया। जस्ट तुम्हें पता है आगे क्या हुआ। तो इस वजह से अब लोगों का इस पे ओपिनियन ऐसा है, लोग कहते हैं कि आप सिर्फ गॉर्बाचोव पे नाम मत डालिए, अगर गॉर्बाचोव के रिफॉर्म नहीं भी आते तो भी सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होता ही होता। बट इसको अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, अब ये इस पे नहीं चलती है दुनिया की, ऐसा नहीं होता तो भी हो जाता, हम फैक्ट्स पे चलते हैं। अब लास्ट सबसे बड़ा रीज़न जो था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का, वो था राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था ना 10th में चैप्टर, याद है कुछ? नेशनलिज्म मतलब होता है अपने देश बनाने की भक्ति, अपने देश बनाने की एक भावना आपके मन के अंदर आए कि यार हमें एक अपना देश चाहिए, हमारा अपना फ्लैग हो, हमारे अपने लोग हो, सेम लैंग्वेज कल्चर आइडेंटिटी के, इसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। अब धीरे धीरे इन 15 कंट्रीज़ में से जो ये रशिया था, ये एस्टोनिया, ये लताविया, ये बेलारस, ये हमारा यूक्रेन, इनका अब ये मन कर गया था कि यार हमें अब यूएसएसआर वाली आइडेंटिटी नहीं चाहिए, जो यूएसएसआर का एक फ्लैग है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, एक प्रेसिडेंट है, सब नहीं, हमें अलग रशिया बनाना है, रशिया का फ्लैग हो, रशिया की लैंग्वेज हो, रशिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रेसिडेंट हो, हमें ऐसा कंट्री चाहिए, हम डेमोक्रेसी अपनी लगाएंगे। नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी। तो इस वजह से ये इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस था, यानी कि सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बता रखी है कि यूएसएसआर माइट नॉट हैव कोलैप्स अगर जो है ये राइज ऑफ नेशनलिज्म नहीं हुआ होता। अगर इनके मन में ये फीलिंग नहीं आई होती ना, तो भाई चाहे इकोनॉमी ख़राब थी, पॉलिटिक्स ख़राब थी, तब भी यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट। सबसे बड़ा रीज़न ये था, जब रशिया जो इनका दादा बन के बैठा हुआ था, उसी का मन कर गया मुझे नहीं रखना सबको इकट्ठे,
तो होनी थी अलग, ठीक है, ये बात हो गई। तो दिस बिकेम द मेन एंड फाइनल रीजन फॉर द ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन। सम पीपल बिलीव दैट ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग है ये हमेशा से थी, अगर गॉर्बाचोव के रिफॉर्म्स नहीं भी आते तो भी ऐसा होना ही था। और अदर्स सोचते हैं कि नहीं, गॉर्बाचोव के रिफॉर्म की वजह से ही जल्दी डिसइंटीग्रेट हुआ सोवियत यूनियन। इन द एंड गवर्नमेंट कुडंट हैंडल द ग्रोइंग डिमांड फॉर फ्रीडम एंड यूएसएसआर जो है वो टूट जाता है। आप समझ गए। आप अब आपको एक फैक्ट और बताती हूँ कि पता है तुम्हें, पहले जब बातें होती थी ना कि ये लोग कब अलग होंगे, ये इतना बड़ा कंट्री अलग कब होगा, तो ऐसा सोचा जाता था कि उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये लोग बोलेंगे हमें नहीं रहना है साथ में, क्योंकि इनका कल्चर बहुत अलग था। बट इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ये तो बेचारे साथ में रहना चाहते थे। ये भाई साहब थे लिथुआनिया, लिथुआनिया, ये सब, ये इनको कहा जाता है बाल्टिक रिपब्लिक, रशिया और यूक्रेन, ये सब ये इन्होंने कहा था। अब आते हैं अगला टॉपिक, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? सबसे पहले एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया। कोल्ड वॉर चल रहा था ना, आई टोल्ड यू, इनके बीच में लड़ाई चल रही थी, कोल्ड वाली। कोल्ड मतलब एक दूसरे पे बम नहीं फेंकते थे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन इतने थे, बम फेंक दिया तो पूरी दुनिया खत्म। सोचो 5,000 न्यूक्लियर वेपन हो गए रशिया पे, 5,000 ही अमेरिका पे हो गए, एक भी एक दूसरे पे फोड़ दिया तो भाई साहब क्या होगा? एक से ही हमें पता है हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ था। इसीलिए इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 हॉट वॉर नहीं हुआ, और थैंक गॉड। हॉट वॉर होता तो हम होते ही ना अभी इस दुनिया के अंदर। तो इसीलिए ये कोल्ड वॉर इनके बीच में चलता रहा था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। अब जैसे ही बाइपोलैरिटी ख़त्म हुई, यानी कि ये एक यूएसए था, एक यूएसएसआर था, अब ये यूएसआर ख़त्म हो गया तो बाइपोलैरिटी ख़त्म तो कोल्ड वॉर भी ख़त्म। और इनके बीच की जो दुश्मनी थी आइडियोलॉजीज़ की, आइडियोलॉजी क्या थी? कोल्ड वॉर के समय पे ये जो यहाँ बताती हूँ, ये कहता था यूएसएसआर वाला मेरी सोशलिज़म और मेरी कम्युनिज़म बेटर है, और ये कहते थे नहीं कैपिटलिज्म बेटर है और डेमोक्रेसी बेटर है। तो अब लोगों को समझ में आ चुका था, ये हार गया था, ठीक है, चैम्पियनशिप, और ये जीत गया था। अब पूरे वर्ल्ड को समझ में आ गया था अगर देश को चलाने का सबसे अच्छा तरीका है तो वो है कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी। और हाँ है भी, बट देखो हम इंडिया वाले तो और प्रो हैं, हमने तो खाली कैपिटलिज्म भी अडॉप्ट नहीं करा, हमने तो मिक्स्ड इकोनॉमी करी, दोनों का बीच का पार्ट रख लिया। तो वो आगे आने वाले इंडिया वाली बुक में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो एंड ऑफ आर्म्स रेस हो गई, ये पढ़ो, रीड करो इसे। नेक्स्ट क्या हुआ? आर्म्स रेस। अब इनका क्या काम होता था? न्यूक्लियर वेपन बनाते थे, ये बना रहा है, ये भी न्यूक्लियर वेपन। अब आपस की दुश्मनी खत्म तो न्यूक्लियर वेपन बनाने की, बॉम्ब बूम बनाने की जो ये रेस थी वो भी खत्म। अब पावर रिलेशन, अब सेकंड क्या हुआ? ठीक है, पहला समझ में आ गया आपको कॉन्सिक्वेंस। पहला कॉन्सिक्वेंस हुआ कोल्ड वॉर की कॉन्फ्रंटेशन खत्म। दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये रहा, पावर रिलेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज होने वाली थी। अब बाइपोलैरिटी से हम जो है हमारे सामने 2 सिचुएशन थी कि अब हम कौन सी सिचुएशन में जाएंगे। या तो हम यूनिपोलर वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगे जहाँ पे यूएसए एक दादा बन के बैठ जाएगा, डॉन बन के, कि मेरी चलेगी। या हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एंटर करेंगे जहाँ यूएसए के साथ में और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ होंगी, जैसे चाइना, जैसे इंडिया, जैसे आप मान लो कि हमारा हो गया यूएई हो गया, और आप मान लो कि हमारा हो गया फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, सब बड़ी बड़ी कंट्रीज मिलकर रूल करेंगे, या खाली यूएसए का दबदबा रहेगा। एक्चुअली में होता क्या है? यूएसए बिकेम द सोल सुपर पावर। यूएसएसआर के, सोवियत यूनियन के बाहर जाते ही, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर से बाइपोलैरिटी खत्म होते ही कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा दबदबा हो गया। ये जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे जो इंस्टीट्यूट है, इन्होंने अब चलाना शुरू कर दिया सब कुछ, और लिबरल डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा सिस्टम मानी गई, यानी कि कंट्री को डेमोक्रेसी पे चलाओ। अब लास्टली मेनी न्यू कंट्रीज आई वर्ल्ड स्टेज पे। नेक्स्ट क्या हुआ रीज़न? थर्ड आना चाहिए, मैंने फोर्थ लिख दिया। पहला कोल्ड वॉर खत्म हो गया, आर्म्स रेस खत्म हो गई। दूसरा वर्ल्ड में ये था कि यूनिपोलर या मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा। नेक्स्ट मेनी न्यू कंट्रीज ऑन वर्ल्ड स्टेज। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ डिसइंटीग्रेशन का? वर्ल्ड पे 15 नई कंट्रीज आ चुकी थी वर्ल्ड मैप के ऊपर, और 15 नई कंट्रीज ये नहीं है कि वर्ल्ड मैप पे आई हैं। अब इनको अपने डिसीजंस खुद लेने थे। जो बाल्टिक रिपब्लिक थी और ईस्ट यूरोपियन स्टेट जैसे ये यूक्रेन, ये तो नेटो का मेंबर बनना चाहते थे, जो आज तक आप देख सकते हो। और जो ये सेंट्रल एशियन थी, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वाली, ये यूएसए के साथ, चाइना के साथ और रशिया के साथ, सबके साथ टाइज रखते थे अपना। तो अब पूरा वर्ल्ड नज़र बिठा के बैठा था यहाँ पे कि अब ये 15 भाई अलग हुए हैं तो क्या करेंगे अपनी कंट्रीज़ के अंदर। ये अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। अब आपको जानना है ना कि इनका क्या हाल हुआ होगा जब ये सब अलग अलग हुए। इन्होंने कहा कम्युनिस्ट पार्टी बेकार है, हमें नहीं रहना है ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ पे जो है खाली बेसिक नीड, सब्सिडीज़ वगैरह मिल रही है। अब जानो
कि जब ये आते हैं कैपिटलिज्म में, जब ये कहते हैं नहीं हम भी प्राइवेट प्रॉपर्टी लाएंगे, हम भी इंडस्ट्रीज़ खुद की बना के लगाएंगे कि हम बिजनेसमैन बनेंगे, जब ऐसा सिचुएशन इनके यहाँ पे सडनली आया, एक रातों रात में इनको पता चल गया इनका जो पहले वाला जो किस्सा था वो ख़त्म, अब कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी लानी है, तो क्या हुआ था? तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था, तभी इसको शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी क्या है? ये जो ट्रांजिशन था, जो ये कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में गए, जो ये सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले स्टेज में गए, उससे ये तहस नहस हो गए। इनकी कंट्रीज़ की जो वैल्यू थी, वो जीडीपी थी, वो गिर गई, लोग गरीब हो गए, माफिया रूल इमर्ज हो गया, पता नहीं क्या क्या हुआ। आज के समय पे आप देखते हो ना इन कंट्रीज़ का हाल, इकोनॉमी वगैरह अब बहुत अच्छी है, अब बहुत अच्छी है। एक समय ऐसा था बहुत ख़राब हो गई थी। चलो अब पढ़ते हैं। तो आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द कम्युनिज्म शॉक थेरेपी लग जाती है इनके यहाँ पे। जो इन्होंने सोचा था सब कुछ स्मूथ लाइक बटर होगा, वो स्मूथ लाइक बटर नहीं, शॉक थेरेपी में था। अब ये IMF और वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन के बारे में तुम्हें पता है, ये पूरा वर्ल्ड के ट्रेड वगैरह चलाते हैं। अब ये इनके यहाँ पे आ गए थे और इन्होंने कहा हम आपको सिखाते हैं कैसे लेकर आनी है आपको जो है कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म लाने के लिए क्या करना था, यानी कि एक ऐसी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कैसी बनेगी, प्राइवेट ओनरशिप होगी, यानी कि जितने भी कलेक्टिव फार्म्स, अभी तक जो कलेक्टिव फार्म थे जहाँ फार्मर जाके काम कर रहा है वो खत्म हो, प्राइवेट फार्म होंगे। दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी थर्ड वे ऑफ स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटल। इन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा कि थोड़े समय अभी कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी और वो धीरे धीरे बंटवारा करेगी, नहीं, रातों रात आप सीधा कैपिटलिज्म के अंदर कन्वर्ट हो। फ्री ट्रेड रिजाइम बनाओ, यानी कि आप अपनी कंट्रीज़ के बॉर्डर खोलो, बाहर से MNC वगैरह लानी शुरू करो, फ्री ट्रेड है। अब पहले ना ये USSR ट्रेड किसी के साथ नहीं करता था, सिर्फ चाइना के साथ या जिससे बहुत कम लोगों से ट्रेड करता। अब इन्होंने कहा फ्री ट्रेड, किसी से भी आप ट्रेड करोगे, ठीक है। ईच कंट्री वॉज नाउ लिंक टू द वेस्ट, हर कंट्री बाहर के देश से, वेस्ट से लिंक हो चुकी थी और यही वजह से इनका शॉक थेरेपी लग गया। नाउ अब पढ़ते हैं असली रूप देखो, जब तुम बाहर गए ना उस कमरे से और तुमने असली दुनिया देखी तो तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये सिचुएशन कि जब ये शॉक थेरेपी लगा के जो है जब इन पे लगी, जब इनको कैपिटलिज्म में आने का मौका मिला तो इनके साथ क्या हुआ। रशिया से ही पढ़ते हैं, इसका ही सबसे पहले मन था कि अलग हो जाए। तो रशिया लार्जेस्ट स्टेट कंट्रोल जो इंडस्ट्रीज़ थी, रशिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी, 90% जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी में अब कन्वर्ट करना था। पहले वो गवर्नमेंट की थी, अब वो बेचनी थी कि बिजनेसमैन की होगी, अलग अलग बिजनेसमैन आके इंडस्ट्री को खरीद लो। अब आज से पहले तो वहाँ कोई बिजनेसमैन थे ही नहीं, नॉर्मल लोग रहते थे। तो उन्होंने वाउचर्स दिए लोगों को वाउचर मिले, पैसे मिले वाउचर में कि तुम जाओ बोली पिच करना, पूरा बताना, पिच नहीं कहेंगे यार, जो भी कहेंगे, बोलियाँ लगाना, यहाँ पे होगी कि ये 1 करोड़ की इंडस्ट्री बिक रही है, लोगों पे वाउचर हैं, खरीद सकते हैं लोग वाउचर से, ठीक है। ऐसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिनकी वैल्यू 1 करोड़ नहीं मतलब कि 85 करोड़ होगी, उनको सस्ते रेटों पे बेच दिया गया, क्योंकि जल्दी जल्दी बेचनी थी इंडस्ट्री। बिल्कुल कूड़े के भाव पे आप मान लो कि बिल्कुल सस्ते रेटों पे इन्होंने वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज़ को बेचा और लोगों को ऐसे वाउचर दे दिया, जाना बोली में जाके इंडस्ट्री खरीद लेना। अब लोग उस समय पे नादान थे, उनके पास ना रोटी खाने तक के पैसे नहीं बचे थे, क्योंकि फूड शॉर्टेजेस इनकी इतनी होती। पहले गवर्नमेंट सारा खाना प्रोवाइड कर देती थी, अब गवर्नमेंट तो बची नहीं थी कम्युनिस्ट पार्टी की जो खाना देगी। तो लोगों ने क्या करा, वो वाउचर ना ब्लैक मार्केट में बेच दिया अपने, और जो है खुद के लिए उस वाउचर के पैसों से खाना खरीद लिया। और किसने खरीदे थे वाउचर? ऑलरेडी जो वहाँ के अमीर लोग थे, वही कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ऑफिसर होंगे और बाकी लोग। तो वो अमीर लोगों ने फिर उन वाउचर से जाके इंडस्ट्रियों को सस्ते रेटों पे खरीदा और वहाँ माफिया रूल इमर्ज हो गया। माफियाज तभी हैं वहाँ पे, ठीक है। इस वजह से हुआ ये जो कैपिटलिज्म लगाने की इन्होंने कोशिश करी, इस वजह से माफिया रूल इमर्ज हो गया। तो इस चीज़ को कहा जाता है लार्जेस्ट गराज की सेल। गराज सेल होती है, ऐसे ना आते हैं जो लॉकर्स बंद हो जाते हैं, वो हिस्ट्री TV पे एक शो आता है जो लॉकर बंद हो जाते हैं ना, उन पर बोलियाँ लगती हैं। तो ऐसे ही इन्होंने क्या करा, बेहतरीन इंडस्ट्रियों को ऐसी सस्ते रेटों पे बेच दिया, और वो भी नॉर्मल लोगों ने जाके नहीं खरीदा जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिली थी, सब अमीरों ने सस्ते रेटों पे खरीद के तहस नहस कर दिया। जो इनकी रूबल, जो हमारा जैसे रुपीज़ है, इनका रूबल जो था ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई, ठीक है। जैसे अभी डॉलर का इंडिया का रुपये कितना चल रहा है, 86 ऐसे चल रहा है ना, और मतलब ऐसे हम देखते हैं ना, तो इनकी जो रूबल की वैल्यू थी एज़ कम्पेयर टू डॉलर बहुत डिक्लाइन हो गई, जो पहले स्ट्रांग होती थी। इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ गई, लोगों पे पैसा था, इनके यहाँ पे ऐसा नहीं था, पैसा नहीं था, बट महंगाई इतनी बढ़ गई, लोगों की सेविंग्स खत्म हो गई, इतना बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि कलेक्टिव फार्म खत्म थे। अभी तक कलेक्टिव फार्म थे, सब लोग फार्म पे काम करते थे, अनाज वगैरह उनको सैलरी मिलती थी, खरीद लेते थे, और लोगों को सब्सिडी में मिलती थी, लोगों को फ्री में अनाज मिलता था। अब कलेक्टिव फार्म जब खत्म हुआ तो फूड सिक्योरिटी डिक्लाइन हो गई, रशिया को फूड भी बाजार से मंगवाना पड़ा। बाजार मतलब क्या, फॉरेन मार्केट से। पहले तो फार्मर मिलके खेत पे काम कर रहे थे ना, अब ये कलेक्टिव फार्म खत्म और कोई सिस्टम अभी आया नहीं था, तो अब
कौन बोएगा अनाज? तो इनको बाहर के देशों से अब अनाज भी इंपोर्ट कराना पड़ा, उस पर भी खर्चा हो गया और लोगों की इंपोर्टेड प्रोडक्ट महंगे होते हैं, लोगों की सारी इनकम अब जो सैलरीज थी और जो सेविंग्स थी वो ख़त्म होने लग गई। जीडीपी ऑफ रशिया 1999 में जो था वो 1989 से भी कम हो गया, यानी कि 10 साल पुराने जीडीपी से भी नीचे गिर चुके थे ये। और ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर जो थे वो अब टूट चुके थे। ट्रेडिंग मतलब रशिया पहले जिनसे ट्रेड करता था, चाइना से करता था, ज़्यादातर इंडिया से भी करता था, अब इन्होंने कहा पुराने ट्रेडिंग स्ट्रक्चर नहीं हो, अब तुम नए लोगों से ट्रेड करोगे। तो इस वजह से धीरे धीरे ये सब हुआ। और भी बहुत कुछ हुआ था। सोशल वेलफेयर सिस्टम डिसमेंटल हो गया था, जो लोगों को फ्री में एजुकेशन मिल रही थी बच्चों को, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब सब कमाओ और खुद खाओ, और कमाई के जरिया भी लोगों पे थे नहीं। इस वजह से जो मिडिल क्लास थे वो पुअर्टी में आ गए, और जो पुअर लोग थे तो उनका तो आप हालत ही मत मानो। जो समझदार लोग थे जिन पे पैसा था वो इन कंट्रीज़ को छोड़ के भाग गए, वो माइग्रेट कर गए किसी ढंग की कंट्रीज़ के अंदर। माफिया रूल इनके यहाँ इमर्ज हो गया, और प्राइवेटाइजेशन की वजह से रिच पुअर का डिफरेंस और बन गया। जिन पे ऑलरेडी पैसा था वो और रिच हो गए इंडस्ट्री खरीद के, और गरीब होते रहे। नेक्स्ट, अब नेग्लेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी हुई। अब इन्होंने क्यों लगाया था यहाँ पे जो है सोवियत यूनियन को एंड क्यों करा था? क्या डिमांड थी? डेमोक्रेसी चाहिए। मैंने तुम्हें बाहर क्यों भेजा था? फ्रीडम के लिए ना। तुमने कहा फ्रीडम चाहिए, हम नहीं आएंगे इस कमरे में वापस, फ्रीडम चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। अब वो भी नहीं लगाई गई। अब इनको आज़ादी क्यों मिली थी कि डेमोक्रेसी लाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन तुम पढ़ के आए हो 11th में, कितना समय लगा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कि परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बने। इन्होंने जल्दीबाजी में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दी। रशिया में भी मेनली अगर आप कहो तो प्रेसिडेंट को इतनी पावर दे दी कि एग्जीक्यूटिव की कोई वैल्यू ही नहीं रही उनके सामने। और बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसे ही हुआ। कुछ कंट्री में तो प्रेसिडेंट को इतनी ताकत थी कि उस प्रेसिडेंट ने क्या करा, खुद को 10 साल के लिए इलेक्ट करा, और फिर 10 साल बाद कहा अब मेरा मन नहीं हटने का, मैं 10 साल और रूल करूंगा। ये पढ़ो, यहाँ पे लिखा है। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इग्नोर कर दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशन जल्दीबाजी में ड्राफ्ट करी, जहाँ पार्लियामेंट वीक थी और प्रेसिडेंट पे बहुत पावर थी। जैसे आप जानते ही हो रशिया के प्रेसिडेंट्स के बारे में भी। प्रेसिडेंट, अब चलो रशिया का छोड़ो, वहाँ तो चलो फिर ठीक है। सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे उन्होंने ऐसा करा, पहले 10 साल के लिए खुद को प्रेसिडेंट बना लिया, और फिर 10 साल बाद जब इलेक्शन होने थे, कहा हम नहीं कर रहे, हम 10 साल और रूल करेंगे पहले। तो इस तरीके से उन्होंने रूल करा। डिसेंट और ऑपोजिशन, जो लोगों ने कहा था ना हमें आज़ादी चाहिए, हम ऑपोजिशन के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, वो कर ही नहीं पा रहे थे अब भी, क्योंकि अब जो नया लीडर आया था वो और करप्ट था। और जुडिशरी, कोर्ट कचहरी, इंसाफ मांगना, उसको बनाने पे भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो जिस आज़ादी के लिए इतने पापड़ बेले थे वो इनको नहीं मिले। ठीक है, अब क्या आपको डर लग रहा होगा भैया दीदी फिर ये सही कैसे हुए? तो नहीं, एक समय ऐसा आया कि इनकी इकोनॉमी वगैरह सब रिवाइव हुई। वो हुआ 2000 तक जाके। 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हुआ ना, तो लगभग 10 साल लगे रिवाइव होने में। रशिया पे तो तेल की कोई कमी नहीं है, तो वो बेच के रशिया ने अपना पैसा कमाया। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस से ये अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये मेजर ऑयल गैस प्रोड्यूसर हैं। धीरे धीरे इन्होंने इकोनॉमी सर्वाइव अपनी बढ़िया कर ली। और बाकी कंट्रियाँ ये पाइपलाइनों का किराया खा के अमीर हो गई। आपने सुना है ना भी रशिया को इतना पैसे देता है ये, रशिया को नहीं, यूक्रेन को कितने पैसे देता है रशिया पाइपलाइंस ले जाने के लिए। वो पाइपलाइन से ना ये नेचुरल गैस वगैरह इंपोर्ट होती है, तो उसके पाइपलाइन तुम्हारी कंट्री में बिछने की मतलब कि भैया आपको इतने डॉलर्स मिलते हैं। तो वो पाइपलाइंस का जो रेंट मिलता था, बाकियों का रिवाइवल उससे हो गया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फिर इन्होंने धीरे धीरे लगाई और ये सुधरने लग गए। ठीक है, तो इनका रिवाइवल हो गया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी प्रॉब्लम यही ये नहीं हुई थी। अभी मैंने आपको कहा ना कि इनको आज़ादी जो इन्हें चाहिए थी वो भी नहीं मिली, जो इकोनॉमी अच्छी चाहिए थी वो भी नहीं मिली, अब खाने का भी पैसा नहीं बचा था, पहले तो सब मिल रहा था। अब ऊपर से साथ में वॉर भी होने लग गया था इन कंट्रीज़ में। आप सोचो, इंडिया में भी ऐसे ही हुआ ना, जैसे ही हमें आज़ादी मिली हमें पार्टीशन देखना पड़ा। ब्रिटिशर्स तो हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी करके गए थे, हमें पार्टीशन झेलना पड़ा, इतने लोगों की मौत हुई उसमें, इतना हमारा नुकसान हुआ। सीधा जो हमारा खुशी का दिन था कि आज़ादी मिली, उसमें हमें पार्टीशन देखना पड़ा। ऐसे ही इनके साथ हुआ। जब इन्हें आज़ादी मिली कि अब अलग अलग कंट्रीज़ बनाओ, तो आपस में लोगों ने वॉर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक सेशनिस्ट मूवमेंट हुआ हमारे रशिया के अंदर। सेशनिस्ट मूवमेंट होता है जब कंट्री की ही कोई भाग, कंट्री का ही कोई एक ऐसा एरिया, कोई ऐसे लोग कहने लगे हमें इस कंट्री में नहीं रहना, हमें अलग होना है, तो इसको सेशनिस्ट मूवमेंट कहते हैं।
दो मेजर रिपब्लिक्स थे हमारे रशिया के अंदर के, चेचन्या और दागिस्तान। इन्होंने कहा कि हमें नहीं रहना रशिया में, हम अलग कंट्री बनाएंगे, चेचन्या और दागिस्तान हम अलग होंगे। तो यहाँ पे रशिया ने क्या करा था, मॉस्को ने, ये मैं अभी आपको डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ाऊँ, तो पूरा लंबा टॉपिक है आगे कॉम्पिटिटिव में पढ़ने के लिए, इनके ऊपर बॉम्ब गिरा दिए थे इन्हें चुप कराने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ पर पूरे वर्ल्ड में बहुत कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें आम लोगों की भी बहुत मौत हुई थी, बट ऐसा रशिया ने करा था अपनी कंट्री को बचाने के लिए। नेक्स्ट सिविल वॉर हुए, हर कंट्री में सिविल वॉर हुआ, लोग सड़कों पर उतर के मार रहे हैं एक दूसरे को। सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान में अगर आप बात करो तो 2001 तक सिविल वॉर चलता रहा, यानी कि जो सिविल वॉर 1991 से शुरू हुआ वो 2001 तक चलता रहा लगभग। क्यों? क्योंकि उनको वो जो इनका प्रेसिडेंट थे अच्छे से रूल नहीं कर रहे थे। जॉर्जिया में भी बहुत सारी कंट्रीज़ में, जॉर्जिया में भी 2 प्रोविंस ने कहा था कि हमें जो है इंडिपेंडेंस या हमें जॉर्जिया में नहीं रहना, वहाँ थोड़ा कुछ पीसफुली हो गया था, ठीक है, ठीक है। कंट्रीज एंड फाइटिंग ओवर रिवर वाटर भी था, यही देखो अब था रिवर वाटर कट। हमारे यहाँ पे भी जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो जो इंडस रिवर का पानी है उसको लेकर बहुत लड़ाई होती थी, उसकी जो ट्रीटी थी वो यूएन के थ्रू सॉल्व हो गई थी, अभी तक चल रही है वो, उसके जो पानी का शेयर को लेकर है। ऐसे ही इनके बीच में लड़ाई हुई, ऊपर और अप टाउन और डाउन टाउन कंट्रीज होती है ना, जिसके ऊपर से पानी आ रहा है रिवर का निकल के, वो कहते थे तुम ज़्यादा पानी यूज़ करो, तुम रिवर वाटर पर लड़ाई। हमारी बांग्लादेश से इतना इशूज़ है आज तक रिवर वाटर को लेकर, ब्रह्मपुत्रा रिवर के। ऐसे ही इनके यहाँ पे भी बहुत सारी रिवर को लेकर रिवर वाटर डिस्प्यूट हो गए। नेक्स्ट सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। अजरबैजान जो इनके आके एक प्रोविंस थी, अजरबैजान जो कंट्री है ना उसकी एक प्रोविंस थी नगोर्नो कराबाख, लर्न कर लो इसे, मैं कौन सा आज तक प्रोनाउंस नहीं कर पाती मैं इसे। कुछ लोकल आर्मीनियंस थे, उनको ज्वाइन करना था आर्मीनिया, तो इस प्रोविंस के अंदर आर्मीनियन रहते थे। थी या अजरबैजान के, अजरबैजान अलग कंट्री, आर्मीनिया अलग कंट्री है। तो इस अजरबैजान के जो ये वाले एरिया के लोग थे आर्मीनियंस, इन्होंने कहा भैया हम इस वाले पार्ट को जो है इस सेक्टर को अपने इस कंट्री में मिक्स कर देंगे। मानो ये कंट्री ए है, ये कंट्री ए है, इसके इस हिस्से में एक लोग रहते हैं, मैं इन्हें कह रही हूँ आर्मीनियन, और ये कंट्री बी है, तो ये कह रहे हैं हम ये हिस्सा लेकर ना दूसरी कंट्री में मिक्स हो जाएंगे, कि हम नहीं, हम ये हिस्सा लेकर ही अपना दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, कि हमें इस वाली कंट्री में नहीं रहना, इसमें जाना है। और जो सेशनिस्ट होता है वहाँ अलग कंट्री बनाने की ही मांग होती है। अब ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। अगर जियो पॉलिटिकल लेवल पे देखो, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे देखो, तो जो बाकी बाहर के देश थे अब वो इनका फ़ायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि ये नॉर्मल कंट्री 15 भाई नहीं थे, इन पे तेल था, सोना था, चांदी थी, नेचुरल गैस थे, मिनरल्स भरे पड़े थे। और अमेरिका तो है ही लुटेरा, और बाकी सारी कंट्रीज़, उन्हें तो अब इनमें बहुत इंटरेस्ट आ गया था, वो जाके इनकी हेल्प कर रहे थे, और बदले में इनसे उन्हें क्या चाहिए था, चाइना का भी बहुत इंटरेस्ट इनमें जा गया, सबका इनमें इंटरेस्ट था कि अब इनको जो है लूटना है। तो जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई थी इस रीज़न की। और 9/11 जब हुआ था, जब यूएसए के अंदर वो जो उनके यहाँ पे बॉम्ब अटैक हुआ था ना, उसके बाद से तो यूएसए ने और इन कंट्रीज़ में बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब यूएसए को अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे नज़र रखनी थी, तो इसलिए यूएसए ने अपने बेसेस भी यहाँ बनाने शुरू कर दिए थे। अब जो रशिया था, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थी ना, ये कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान वाली, यूएसए इनमें बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा था अपनी। क्यों? क्योंकि ये अफगानिस्तान के पास में ना, जहाँ पे वो पूरा जिन्होंने बॉम्ब फेंके थे जो है उसके ऊपर, अमेरिका के ऊपर, तो यूएसए ने ये इन वाली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में अपने बेस बनाए। इससे रशिया चिढ़ गया, रशिया ने कहा तुम तो हमारे भाई थे, तुम तो हमारे साथ में हो, तुम अमेरिका के साथ क्यों दे रहे हो? तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे होने लग गई थी। चाइना की अगर बात करें तो चाइना का भी इनमें बहुत इंटरेस्ट हो गया। कौन सी में? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, ये वाली कंट्रीज जो है, क्योंकि इन पे बहुत तेल था, तो चाइना ने कहा भैया मैं भी इनका तेल लूटूंगा। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। चलो अब ये तो बात हो गई बाकी लोगों की, हमारा क्या रिलेशन था, तो हम बताते हैं इंडिया का क्या रिलेशन था अब इन कंट्रीज से, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, यानी कि जब ये अलग हुए ना यूएसएसआर से, तब क्या था, और यूएसएसआर के साथ क्या सिस्टम था वो भी बता दूंगी अभी, ठीक है। तो अगर हम पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज की बात करें तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन था रशिया के साथ। इनफैक्ट हमारे यहाँ के जो पिक्चरें हैं, बॉलीवुड की गाने हैं, वो तो रशिया की गलियों में आम चलते थे और अब भी चलते हैं। हमारे यहाँ के जो सुपरस्टार्स हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी और बाकी जितने भी हमारे बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, उनके नाम ही अपने बच्चों के नाम रखा करते थे। मतलब रशिया में फेमस नाम होते थे अपने बच्चों के नाम हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स पे रखना, ठीक है। इंडो रशिया रिलेशन जो है ना, मतलब हमारी जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ली जाती है तो रशिया से हमारे सबसे तगड़े वाले रिलेशन है, बहुत शुरू से ही। जब भी हमें कोई मदद चाहिए होती है ना, चाहे पूरी दुनिया की कोई कंट्री हमारा
उधार ना दे, रशिया ज़रूर देता है। हाँ, एक टाइम पे नहीं दी थी जब चाइना के साथ वॉर हुआ था, बट वैसे हमेशा देता है, ठीक है जी। और जो है रशिया और हमारा दोनों का ही ये ग्लोबल विजन है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, यानी कि सब कंट्रीज़ पे अपनी अपनी पावर हो, ऐसा ना हो कि जो है खाली यूएसए की हेजेमनी रहे या दबदबा रहे या यूनिपोलर वर्ल्ड रहे। अब हम लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम, हम आपस में क्या क्या फ्रेंडशिप है हमारी। 2001 के अंदर हमने स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट साइन करा था रशिया ने और हमने 2001 के अंदर, इसमें हमने काफ़ी मदद करी थी एक दूसरे की, और बायलैटरल एग्रीमेंट थे ट्रेड करने के। म्यूचुअल बेनिफिट होता है रशिया और हमारा दोस्त रहने का। रशिया हमें कश्मीर इशू पे सपोर्ट करता है और हम रशिया को जो है क्या कहते हैं, हम उसके लार्जेस्ट ना आर्म्स खरीदने वाले हैं, हम उससे बहुत वो खरीदते हैं, एम्यूनेशन, गोली बंदूक। हम रशिया से बहुत सारा तेल भी खरीदते हैं, नेचुरल गैस भी खरीदते हैं, तो उसको हमसे फ़ायदा है, हमें उससे फ़ायदा है। रशिया हमारे को एनर्जी कॉपरेशन, टेररिज्म के ऊपर भी बहुत नॉलेज देता है। तो यही है इंपॉर्टेंट हमारे जो है रिलेशनशिप रशिया के साथ, ये यहाँ पे गिवन है, इसको आप रीड कर लो। स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट याद रखना है, रशिया इंडिया को सपोर्ट करते हैं कश्मीर इशू पे, हम भी रशिया को सपोर्ट करते हैं, उसके हम काफ़ी बड़े उसके वो आप कह सकते हो कस्टमर हैं, और इस तरीके से हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब आता है गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इंडिया और यूएसएसआर का रिलेशन। ये आपको बुक में ना गोल्डन कलर के डिब्बे में दे रखा है साइड में। तो इंडिया और यूएसएसआर का जब ये इकट्ठे थे 15 भाई, तब भी हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था, ठीक है। यूएसएसआर ने हमारे इंडिया के बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर जो है ना, भिलाली, बोकारो, उनको लगने में हेल्प करी थी। कई बार तो ऐसा था यूएसएसआर जब ये 15 भाई इकट्ठे थे और हमारे इंडिया के पास फॉरेन करेंसी में पैसा पे करने के लिए नहीं होता, तो ये हमारे इंडियन रुपीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे। जब भी हमारे को कोई कश्मीर इशू होता था तो अब रशिया सपोर्ट करता, तब यूएसएसआर करता था, ठीक है। मेजर सप्लायर ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर टू इंडिया, मिलिट्री का जितना हार्डवेयर है वो हम यूएसएसआर से खरीदते थे, अब रशिया से खरीदते हैं। अग्रीमेंट बहुत साइन कर रखे हैं हमने, कल्चरल टाइज भी हमारे हैं। तो विद दिस गाइज ये हमारा टॉपिक लास्ट वाला भी जो बॉक्स था एक्स्ट्रा, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया। और इंडियन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री में सबसे अच्छा रिलेशन हमारा रशिया से था। हम लोग क्या शेयर करते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड का विजन कि सब एक बहुत कंट्रीज हो पावरफुल, और क्या हो 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करे हैं, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन करा, ये हमारा कश्मीर इशू पे सपोर्ट करता है, हम इसके बहुत बड़े कस्टमर हैं। ये हो गया गाइज आपका चैप्टर कंप्लीट, दी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। आई होप चैप्टर अब क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब चैप्टर की लगानी है एक रीडिंग, मेरे इन नोट्स से, एनसीईआरटी मत देखो, इससे रीड करो। ये एनसीईआरटी की ही लाइनों को मैंने शॉर्ट में करके लिखा है, फिर कभी अगर भूले भटके एनसीईआरटी उठा ली तो सब लगेगा आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और ईजी पीसी। इन नोट्स को थोड़ा बहुत लिखना भी, हैंड रिटन करना, पेपर पे बैठ के लिखना, इनको शॉर्ट लिखना शुरू करना, जिससे रिटन प्रैक्टिस हो। नोट्स मिल जाएंगे मेरी इंस्टाग्राम आईडी से। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हिस्ट्री का भी चैप्टर पढ़ा दिया है, पढ़ो जाके। ज्योग्राफी सारी डली पड़ी है चैनल पे, पढ़ लो जाके। इको स्टार्ट हो रही है क्लासेस, उन्हें भी पढ़ लो। कोई क्वेरीज है कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।